जय हिंद साथियों। आज आपकी मुलाकात होने जा रही है एक ऐसे जनरल साहब से जिन्होंने मां भारती की सेवा 4 दशकों से भी अधिक समय तक की है। तो आइए सैनिक वेलफेयर न्यूज के मंच पर हम स्वागत करते हैं विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित स्ट्रैटेजिक अफेयर्स एंड सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल SVP सिंह साहब, सेवानिवृत्त। सर, आपका सैनिक वेलफेयर न्यूज के मंच पर तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन। शुक्रिया आपका। मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि एक सैनिक वेलफेयर के साथ मेल मिलाप का मुझे मौका मिल रहा है और कुछ संदेश जो आप सवाल पूछेंगे उनके ज़रिए हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ख़ास करके हर एक एक्सपीरियंस जो होता है एक सबक के तौर पे होता है, लेसन्स जी। और इतिहास ये सिखाता है कि उन सबक या लेसन्स को भूलें मत हम। जी जी जी। अगर उसको हम सामने रखेंगे तो वो उचित रहता है सर, जिस ऑर्गेनाइजेशन के हम हैं, जिस देश के हम हैं। सर, आपके फादर भी देश की सेवा कर चुके हैं, तो आपका जो आर्मी में आने की इच्छा थी पापा जी की तरफ से थी या आपकी अपनी इच्छा आर्मी को देखकर, क्योंकि आप उस एनवायरनमेंट में थे, ये कैसे जागृत हुई? मैं ये बोलूँगा कि ये दोनों का एक कन्वर्जिंग पॉइंट था। पिताजी का था कि मैं फ़ौज में जाऊँ सर, एंड मेरा भी, क्योंकि हम देखते थे ना फ़ौज को, वर्दी से वो बोलते हैं नशा उसी समय पैदा हो जाता है जब आप देखते हो गाड़ियाँ आ रही हैं, वर्दी डाली हुई है। और उस जनरेशन में वर्दी का जो महत्व था वो बहुत ही बड़ा था और फ़ौज की शान भी बहुत थी। तो मैं समझता हूँ कि पिताजी की एक एम्बिशन थी और वो एम्बिशन मेरे अंदर भी आ गई, वो जहन में आ गई। और फिर मेरे को एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठाया उन्होंने कि राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज का, जो कि UPSC एग्ज़ाम होता है, स्टेट लेवल इंटरव्यू भी होती है, आजकल भी हो रही है सर। तो उसमें इम्तिहान में कामयाबी आ गई और स्कूल ज्वाइन कर लिया। तो ऐसा मौका भी था कि जब मैंने 11 साल की उम्र में वर्दी डाली जो कि ऑलिव ग्रीन थी जी। तो पिताजी भी डाल रहे थे वो, तो वो भी बड़ा एक तरह का यूनिक फीलिंग थी। तो ये है। सर, आपने 4 दशकों से भी ज़्यादा सेवा दी है। आपके कार्यकाल में 1971 का युद्ध भी लड़ा गया और अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर भी देखा है। तो 1971 की लड़ाई से लेके ऑपरेशन सिंदूर तक क्या परिवर्तन हुआ है, आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है फ़ौज का, देश का। अगर हम अभी रिफ्लेक्ट करें तो बहुत समय बीत गया है जी। 55 साल से ज़्यादा बीत गया होगा अभी। और फ़ौज का अगर मैं देखता हूँ, सबसे पहले तो फ़ौज की तादाद जो थी, एक इन्फेंट्री डिविजन्स और आज कितनी है, डबल हो गई स्ट्रेंथ। हाँ, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ ही डबल हो गया। तो सबसे बड़ी तो वो है, तादाद फ़ौज की बहुत बढ़ गई। दूसरा है कि इक्विपमेंट में भी बहुत बदलाव आ गया। मैं आर्टिलरी का हूँ जी। तो जब मैंने ज्वाइन की तो एक 25 पाउंडर गन होती थी जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किंग ऑफ गन्स गिनी जाती थी जी। और उसमें हर एक प्रोसीजर जो था फायर डिसिप्लिन का और फायर पावर को दुश्मन के इलाके में लाने का, हर एक तरह के प्रोसीजर और एम्यूनिशन इस्तेमाल होते थे 25 पाउंडर गन में। ना ही के हाई एक्सप्लोसिव, ना ही एयर बस्ट, ना ही स्मोक एम्यूनिशन, परंतु प्रोपागेंडा शेल्स, केमिकल शेल्स भी ऐसे थे उसमें। प्रोपागेंडा शेल था कि पीछे से कैरियर शेल्स होते थे, दुश्मन के इलाके में गिरेंगे। आपने लीफलेट्स डाले हैं तो आजकल जो प्रोपागेंडा कर रहे हैं, हमने ये जीत किया, आप अपने हथियार डाउन कर दो, वैसे लीफलेट्स भी डिलीवर हुए हुए हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। सो वो 25 पाउंडर गन, इट वाज कॉल्ड किंग ऑफ गन्स। और इस कारण मैं बोलता हूँ, और वो उसको हम मैन हैंडलिंग भी कर सकते थे और डिप्लॉयमेंट टोड गन भी थी, जहाँ पे ज़रूरत होती थी तो मैन हैंडलिंग करके भी ला सकते थे। तो एक तो वो था। और अगर आज देखें आप तोपखाने, तो रॉकेट्स और मिसाइल्स हैं। तो ये 55 साल में लीप फॉरवर्ड हुआ है। भारत ने एक एवोल्यूशन बहुत देखा है। वैसे ही इन्फेंट्री के वेपन सिस्टम्स बहुत बदलाव आया है। तो इसमें यह भी है कि
कि एडमिनिस्ट्रेशन, सप्लाई चेन में भी हमारा बहुत ज़्यादा महत्व रहा है इसमें। हमारे फॉरवर्ड एम्यूनेशन डंप्स आ गए, अगर मैं लॉजिस्टिक सप्लाई में बोलता हूँ। फिर हमारे टैक्टिक्स और डॉक्ट्रिन्स में बहुत बदलाव आया है। देखो, एक कन्वेंशनल वॉर थी, डीप थ्रस्ट 1971 की लड़ाई में वेस्टर्न फ्रंट में डीप थ्रस्ट के ऊपर भी था, मैन्यूवर वॉरफेयर के ऊपर था, मैकेनाइज्ड वॉरफेयर के ऊपर। हमारी आर्मड फॉर्मेशंस डेजर्ट में, राजस्थान में बहुत अंदर गई। शक्करगढ़ बल्ज में हैवीएस्ट बैटल लड़े गए। और ईस्टर्न कमांड में जो एक ब्लिट्जक्रीग की थी, उस समय ब्लिट्जक्रीग का एक लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह, एक कोर कमांडर जो थे, उनको मतलब क्या गया, उनका जो ऑपरेशन था एक ब्लिट्जक्रीग था, कि वो जर्मन फ़ौज का हम बोलते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में था, पर भारत फ़ौज ने उस समय ये भी दिखा दिया। सो 1971 था कि तो बहुत बड़ी जीत हुई थी। सारा विश्व जानता है कि एक देश क्रिएट किया, और देश क्रिएट करने के साथ साथ ही 93,000 कैदी, प्रिजनर ऑफ वॉर ये। और देखो, इंडियन आर्मी, हमारी फ़ौज का वैल्यू सिस्टम देखो, कि हमने उन कैदियों को अपना जवान समझ के रखा। हमारे जो फील्ड मार्शल मैनेजर थे, उन्होंने ये संदेश दिया था कि उनको अपने जवान की तरह रखना है, ऑफिसर्स को उनको ऑफिसर्स की तरह ट्रीट करना है। ये एक जो है ना, जिनीवा कन्वेंशंस की आप बात करते हैं आजकल, तो देखो जिनीवा कन्वेंशंस कहाँ हैं। तो ये देश की जो है ना एक इमेज, जो कि वैल्यू, जो कि एथिक्स आजकल हम बोलते नहीं हैं, तो भारतीय फ़ौज नंबर 1 है विश्व में इन चीज़ों के लिए। तो इतना कहते हो, अगर मैं स्पेसिफिकली जाऊंगा कि डॉक्ट्रिन्स क्या चेंज आए वो है, तो मैं बोलता ही जाऊंगा। हाँ, तो मोटी तौर पे मैंने बताया है। उस समय डिच कम बंद के ऑपरेशन बड़े इंपॉर्टेंस आ गई थी 71 वॉर में। डेजर्ट्स में हम बहुत अंदर गए थे। अभी सिंदूर का आपने मेंशन किया, सिंदूर ने हमें ये दिखाया है कि नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर, सर, हमारे जो रॉकेट मिसाइल्स हैं, हमारी ड्रोन्स हैं, हमारे एयरक्राफ्ट सिस्टम है, अपने इलाके से ही डिलीवर कर सकते हैं मिसाइल्स। और सिंदूर में आप जानते हैं हमने वो पूरा किया है। और नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर का जब मैं बोल रहा हूँ, तो ये काफ़ी हद में इजराइल और ईरान की लड़ाई में यूएस जो अभी कर रहे हैं, और जो जून में की थी, क्योंकि एक जोग्राफिकल कंटिग्यूटी बोलते हैं ना, इजराइल और ईरान का बॉर्डर नहीं है आपस में, जैसे इंडिया पाकिस्तान का है, इंडिया चाइना का है, उनका नहीं है, पर नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर है। तो एयर वॉरफेयर, ड्रोन्स और मिसाइल्स कर रहे हैं। तो ये भारत ने भी दिखा दिया कि बेशक हमारा बॉर्डर है, पर हम नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर के भी मास्टर हैं अभी। जी। तो ये मैं बताना चाहता हूँ। और मैं परसों शाम को 14 अप्रैल को एक फंक्शन था जहाँ पे मैनिक सेंटर में, और बड़े सौभाग्य की बात है कि आर्मी चीफ के साथ मुलाकात हुई जी। और मैंने उनको सबसे पहले ये बोला कि आपने एक हिंद फ़ौज को और भारत देश को जो आपने जीत प्राप्त कराई ऑपरेशन सिंदूर में, हम सबको फ़ख्र है और आपकी उसमें बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। तो यही मैं रिपीट कर रहा हूँ अपने लफ्ज़ जो मैंने जनरल द्विवेदी साहब को 14 अप्रैल जी। सर, एक जवान होना कितने गर्व की बात है, और आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे? जब आप जवान कहते हैं ना सर, आई विल से वन थिंग and in English first. जी. From the topmost general to the bottommost soldier, जी. जवान, we are all soldiers. हम सब जवान हैं, टॉप मोस्ट जनरल से लेके नीचे तक। और उसमें फिर क्या है, हम सब एक ही वर्दी डालते हैं सर, रैंक बेशक अलग है, रिकग्निशन अलग है, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम अलग है, पर हम सबको क्या है, देश की सेवा का गर्व है, देश की सेवा करने का हमें फ़ख्र है। और ये एक नशा होता है, और वो नशा रिटायरमेंट के बाद भी हमारे साथ ही रहता है, क्योंकि हमने ऐसा डिसिप्लिन प्राप्त किया है, ऐसी नेशनलिज्म, देशभक्ति प्राप्त करते हैं कि हम अपनी रिटायर्ड लाइफ में भी अपने आप को रिटायर्ड हैं, पर विचार में और दिल में हम सिर्फ सोल्जर ही हैं। तो ये एक जवान है कि जो कि देश का एक असली सिपाही कारगिल हाइट्स में सर्विस करता है, राजस्थान के रेतीले इलाकों में सर्विस करता है, पहाड़ियों में, जंगल वॉरफेयर में, नॉर्थ ईस्ट के। ये जवान जो है आपका, ये आपका रखवाला है देशवासियों, ये मैं कहूँगा। और जो हम एक सर्विसमैन हैं,
और जो जिनके बच्चे भी फ़ौज में हैं, मैं कहूँगा कि आपको उससे भी ज़्यादा फ़ख्र है, क्योंकि अब आजकल की जो नौकरी है हमारे टाइम से और भी कठिन है, क्योंकि एनवायरनमेंट बदल गई है, ऑपरेशनल एनवायरनमेंट बदल गई है। और मैं ये देखता हूँ कि जवान जो सिटीजन्स हैं हमारे गांव के, वो अब भी फ़ौज में आना चाहते हैं और भी आना चाहते हैं। सर तो आई थिंक ये नशा ही है ना जो कि मैं इतना डिफ़ाइन कर सकता हूँ, बहुत बड़ी गर्व की बात है। सर आपके टाइम पर चाहे रिक्रूट हो या कैडेट, अच्छा तगड़ा रगड़ा लगता था, और उस्ताद बोलते थे जितना रगड़ा जाएगा उतना मजबूत सोल्जर बनेगा। लेकिन आज वो चीज़ बदली हो गई, उस तरीके का ट्रेनिंग में रगड़ा नहीं है। तो क्या अब हमको ऐसे जवान तगड़े नहीं चाहिए? सबसे पहले मैं ये कहूँगा, क्योंकि मैं तो राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज का कैडेट हूँ 11 साल की उम्र में, तो हमारी कहावत है रगड़ा दैट मेक्स अस तगड़ा। जितना रगड़ा गया उतना तगड़ा हो गए। जब रगड़ा करते हैं ना, तो जब वो एक तरह का सज़ा भी होती है, एक पीटी परेड भी होती है, एक ड्रिल भी होती है, एक ऑब्स्टिकल्स करते हो, ऑब्स्टिकल कोर्स, उसमें आपका इकट्ठे करते हो जी। बेशक सिंगल हो, मार्चिंग कर रहे हो तो एक लाइन में सब इकट्ठे कर रहे हो। हाँ, जब सज़ा भी मिलती है, पिट्ठू डाला होता है, हाँ, तो इकट्ठे कर रहे होते हो। तो रगड़ा क्या करता है? रगड़ा एक टीम स्पिरिट बनाता है, टीम बिल्डिंग, साथियों को इकट्ठा रखता है। अगर एक साथी बहुत तेज़ भागता है तो दूसरा बोलता है वो पीछे है तो अपनी स्पीड कम कर। ये क्या है? ये टीम बिल्डिंग है। हमारे कैडेट डेज में स्कूल में भी ऐसा था, वो अपॉइंटमेंट या ड्रिल उस्ताद बोल रहा है कि तेज़ भागो, पर वो पैर जोर से मारेंगे पर तेज़ नहीं होंगे। देखो वो रगड़ा उस ज़माने का मुझे याद है। उसमें क्या था, एक यूनिटी, एकता, वो सीखते थे कि हम एक दूसरे के साथी हैं। और जब हम पलटनों में जाते हैं तो फिर पलटन में तो नाम नमक निशान वाली बात आ जाती है। हाँ, तो ये एक ज़रिया है। अभी आपने पूछा है कि रगड़ा उस ज़माने का और अभी, हाँ, इसमें बदलाव है, उतना ज़्यादा रगड़ा नहीं है। पर मैं समझता हूँ जितनी भी ट्रेनिंग मेरे विचार में अभी चल रही है, उतनी फिज़िकल टेस्ट जो हैं उसमें कोई कमी नहीं है, वो रिलैक्सेशन नहीं है। तो वो रगड़ा जो दूसरा हम कहते हैं ना, जो अपॉइंटमेंट्स करते हैं, ड्रिल उस्ताद करते हैं, उसमें अपॉइंटमेंट्स की जो थोड़ा है वो कमी हो सकती है, पर जो सिलेबस हमारा है, जी जी। जो ड्रिल आपने पीटी, ऑब्स्टिकल कोर्स, ड्रिल, पीटी और राइडिंग, ऐसे वेपन ट्रेनिंग करनी है, उसमें तो कमी नहीं है और ना ही होएगी। और ये है कि रगड़ा बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं तो उसका एडवोकेट हूँ, क्योंकि हम दो चीज़ों की बात करते हैं, एक फिज़िकल करेज और दूसरा है मॉरल करेज, मेंटल। तो जो बंदा फिज़िकली स्ट्रांग हो जाता है, उसकी जो मेंटल स्ट्रेंथ, काबिलियत है वो भी साथ बढ़ती है। फिज़िकल स्ट्रेंथ और मेंटल एजिलिटी दोनों एक कॉइन के ना हेड एंड टेल हैं, तो वो इकट्ठे जाते हैं। और कई एग्जांपल्स आप देखेंगे और विचार करेंगे कि जो मैं कह रहा हूँ उसमें कितनी एक सच्चाई है उसमें। तो रगड़ा इम्पॉर्टेंट है, रगड़ा होना चाहिए, इसलिए मैंने शुरुआत की, रगड़ा दैट मेक्स अस तगड़ा। तगड़ा। तो ये मैसेज मैं और दूंगा, जो माता पिता सुन रहे हैं, कि जितना अपना बच्चा अगर जो ट्रेनिंग अकेडमीज में जाता है, रिक्रूट सेंटर में जाता है, बोलता है रगड़ा लग रहा है, तो उनको जवाब देना चाहिए कि बेटे यही आपको आगे बढ़ाएगा, बेटी आपको ये आगे बढ़ाएगा, ये रगड़ा ही आपको बनाएगा आगे। आप एक अव्वल दर्जे के जवान, सोल्जर, सूबेदार साहब, अफसर, कर्नल साहब बनेंगे आगे बढ़ते हुए। सर, कर्नल ऑफ रेजिमेंट एंड कर्नल कमांडेंट, ये दोनों अपॉइंटमेंट में कुछ अंतर है या एक ही हैं? और इसका इलेक्शन होता है या सिलेक्शन होता है? देखिए, कर्नल ऑफ द रेजिमेंट जो कॉम्बैट आर्म्स है ना सर, उनमें होता है। इन्फेंट्रीज में कर्नल ऑफ द रेजिमेंट, आर्मर्ड कोर में कर्नल ऑफ द रेजिमेंट गिना जाता है। और बाकी जो हमारी आर्म्स हैं, जैसे आर्टिलरी है, इंजीनियर्स है, सिग्नल्स और सर्विसेज, उनमें कर्नल कमांडेंट कहते हैं। ये कुछ एक ट्रेडिशन चली आ रही है। बेशक आर्टिलरी भी कॉम्बैट आर्म में गिनता हूँ, सर, इट्स एन आर्म ऑफ डिसीजन,
आजकल बैटलफील्ड शेप करने के लिए आर्टिलरी ही करती है। बिल्कुल सही But बात है। इतना है कि तो जैसे इन्फेंट्री में डोगरा रेजिमेंट है, पंजाब रेजिमेंट है, मद्रास रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, तो उनके अपने अपने कर्नल्स होते हैं। तो और आर्टिलरी में कर्नल कमांडेंट्स या बाकी आर्म्स एंड सर्विसेज में, तो इनके हिस्से होता है। जैसे डोगरा रेजिमेंट का मैंने नाम लिया, 20 से 22 यूनिट 25 यूनिट होती हैं। वो उनके कर्नल ऑफ द रेजिमेंट या कर्नल कमांडेंट एक फादर फिगर गिने जाते हैं जी। एक गार्डियन के, एक विषम पिता मैं कहूँ है, उसी समान पे कर्नल ऑफ द रेजिमेंट और कर्नल कमांडेंट गिना जाता है। वो अपनी रेजिमेंट और आर्टिलरी में जैसे है ना, करीबन अभी हमारे पास पहले 5 कर्नल कमांडेंट होते थे। मेरी सर्विस के दौरान में ही 8 कर्नल कमांडेंट बनाए गए। कि उसमें यह था कि जितनी पलटने हैं उनके ऊपर करीबन 25, 30, 32 यूनिट कर्नल कमांडेंट के नीचे हो गए, जो कि मैनेजेबल होता है कि आप उसकी वेलफेयर, उस यूनिट के बारे जानकारी, उस यूनिट का डिसिप्लिन के बारे जानकारी, उस यूनिट के जहाँ मूवमेंट होती है, कौन से फील्ड एरिया उसमें जाना है, पीस स्टेशन में आना है, उसके बारे कंट्रीब्यूट करना, ऑफिसर्स की प्रमोशन, उसकी पोस्टिंग से ऊपर नज़र रखना और ओवरऑल उन जितनी भी उसके नीचे पलटने हैं उसकी ओवरऑल हेल्थ मैं कहूँगा, जी जी, हेल्थ ऑफ द यूनिट, डिसिप्लिन, मोरल का वो एक गार्डियन है। और वो कमांडिंग ऑफिसर अपने कर्नल ऑफ द रेजिमेंट और कर्नल कमांडेंट को वैसे ही गिनता है कि मेरे कंधे के ऊपर, मेरे शोल्डर्स के ऊपर ये रखवाला है। और जो अच्छे कर्नल कमांडेंट और कर्नल ऑफ द रेजिमेंट होते हैं, अगर वो भी ये सुन रहे होंगे तो मैं श्योर हूँ कि उसके ऊपर गौर करेंगे जो मैं बोल रहा हूँ कि एक बहुत ही ये महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन है और ये लागू रहना चाहिए। ये सिर्फ मतलब अपने प्रिविलेजेस नहीं गिनने चाहिए, जो बनते हैं उनको कंट्रीब्यूट करना है। क्योंकि जवान से लेके कमांडिंग ऑफिसर तक और पुराने अफसर, आज भी मैं रिटायर्ड हूँ पर मेरी रेजिमेंट जिस कर्नल कमांडेंट के ग्रुप में हूँ उसको मैं अपना कर्नल कमांडेंट कहला के बुलाता हूँ। जी हैं, बेशक वो मुस्कुराते हैं, मैं कह योर कर्नल कमांड, माई कर्नल कमांडेंट, बिकॉज माई यूनिट इज़ अंडर यू। और ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है आज भी। जी 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 आज अगर नया डायरेक्टर जनरल आर्टिलरी है तो ही इज़ माई डायरेक्टर जनरल आर्टिलरी ऑल्सो। सर, आई कंसिडर इट लाइक दैट। हम सेना अध्यक्ष को भी बोलते हैं ना, हमारे सेना अध्यक्ष हैं। यस। तो आपने जो जवान का भी पूछा और ये सवाल के साथ कर्नल ऑफ द रेजिमेंट के साथ मैं एसोसिएट कर रहा हूँ, तो यही हमारी फ़ौज की सबसे बड़ी ताकत है। और आप भी फ़ौज में रहे हो, मैं भी रहा हूँ, तो इस ताकत को हमने भूलना चाहिए। तो कर्नल ऑफ द रेजिमेंट, कर्नल कमांडेंट का आपको मैंने बताया क्या महत्व है। इट्स अ गुड इंस्टीट्यूशन। तो सर इनका इलेक्शन होता है या सिलेक्शन होता है? हाँ, ये देखो इलेक्शन होता है पर कुछ ट्रेडिशंस हैं जी कुछ ट्रेडिशन है, कई रेजिमेंट्स फॉलो करती हैं कि जो उनके सीनियर मोस्ट ऑफिसर होते हैं सर। वो इलेक्शन नहीं करते, ऑटोमेटिकली एक यूनानिमस बन जाता है। जी 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 डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है ना इलेक्शन, और दूसरा होता है कि यूनानिमस डिसीजन हो जाती है। तो वैसे आउट ऑफ रिस्पेक्ट बहुत कम हालात में वो प्रोसेस पे नहीं जाते, हाँ, ऐसे चुन लेते हैं। हाँ, और जो हमारे में जैसे आर्टिलरी का मैं बोल सकता हूँ कि हमारे पास इलेक्शन का सिस्टम है, क्योंकि 8 हैं तो जब जो रिटायर होते हैं तो कई ऑफिसर अवेलेबल होते हैं। तो जैसे मैंने बताया ना, यूनिट्स और अफसरान साहिबान जो कि खास करके जिनको ज़्यादा मेल मिलाप है सीनियर ऑफिसर के साथ, वो चाहते हैं कि मेरा वो कर्नल कमांडेंट बने या कर्नल ऑफ द रेजिमेंट बने जो हमारा देखभाल कर सके, हमारे को वो पूरा ध्यान रखे और हम उनसे उम्मीद रखें कि हमारे वेलफेयर, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स का भी वो एक हिस्सेदार रहें। देखें, ये नहीं मैं कह रहा कि नजायज़ फ़ायदा मैं उनसे उठाऊं, कि वो मैं एडवोकेट नहीं करूंगा। आपने वो काम करके दिखाना है जो कि कर्नल ऑफ द रेजिमेंट को भी बोल के मेरा यूनिट है, ये मेरे 25-30 यूनिट का है, या मेरी डोगरा रेजिमेंट है, मेरी सिख रेजिमेंट है, मैं ये कहूँगा। ये कहते हुए मैं आपको बताता हूँ कि मुझे तो अभी करीबन 18 साल हो जाने, इसी महीने के आखिर में रिटायर हुए। मैं स्टिल आई एम वेरी यंग। मैं जिधर भी मेरी यूनिट होती है मैं कोशिश करता हूँ जीओसी और कोर कमांडर के साथ अगर मेरे बातचीत हो सके या मैसेजिंग हो सके, मैं बोलता हूँ मेरी पलटन आपके नीचे है, उनको सबसे मुश्किल टास्क आप दो,
मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कभी कि उनका ध्यान रखें, जी ये मेरा एक मोटो है। और वही मैं बोलता हूँ कि आपने जो कर्नल ऑफ द रेजिमेंट या कर्नल कमांडेंट हैं, उनको आपने बोलना है कि हमको मुश्किल टास्क दें, हम करके दिखाएं कि हमारी क्या काबिलियत है, तभी तो निखर के आता है। यस। तो इलेक्शन और सिलेक्शन नहीं, इट्स एन इलेक्शन दिस थिंग एंड यूनानिमस। सर अभी ऑप सिंदूर हुआ, उस समय हमारे बहुत सारे एक्स सर्विसमैन ऑर्गेनाइजेशनों की तरफ से प्रधानमंत्री राहत कोष में कुछ पैसा भी जमा किया गया और लोगों ने लिख कर दिया गया कि हम बॉर्डर पर जाने के लिए तैयार हैं, हम रेडी हैं, हमको कोई आदेश मिले। तो इससे मैं एक जिज्ञासा मेरे अंदर जगी, आपसे जानना चाहता हूँ कि फौजी के अंदर एक नशा होता है और वो नशा रिटायरमेंट के बाद भी रहता है। आप उस नशे को किस तरीके से देखते हैं? वो नशा तो अभी भी मेरे जहन में भी है और आपके में भी होगा सर। ये एक नशा, जैसे मैंने पहले कवर किया था जी कि बेशक ऑपरेशन सिंदूर है, हम अपने आप को तैयार बर तैयार समझते हैं, रोल बदल जाते हैं जी उम्र के लिहाज से। अगर इमीडिएट कोई रिटायरमेंट है, सरकार समझते हैं लंबी लड़ाई होनी है, उनको और तादाद की ज़रूरत है, कुछ रिकॉल भी हो सकते हैं हम। जी हाँ, जैसे 1962 में हुआ, फ़ौज की कमी थी, जिसमें हमने इमरजेंसी कमीशन की, है ना, शॉर्ट सर्विस भी उसके बाद आई। तो वो अवेलेबिलिटी एक सरकार के ऊपर मुनासिब है, पर हम अलग अलग तरीके से, अलग अलग ज़रिए से देश की सेवा कर सकते हैं। जैसे आपने बताया कि बॉर्डर पे जाने के लिए तैयार हैं, तो कुछ ऐसे हम ऑर्गेनाइजेशंस हैं अभी भी जो कि ऐसे वॉलंटियर करते हैं, पर ऑफिशियली उनका रोल अभी तक हमारी फ़ौज में अपनाया नहीं गया है नहीं। हो सकता है ज़रूरत भी नहीं पड़ी, पर इतना ज़रूर है। अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ आपको एक बॉर्डर स्टेट का, पंजाब का, जी जो जब ये काउंटर टेररिज्म CI वगैरह चल रही थी, पुलिस काफ़ी लगी हुई थी, आर्मी भी लगी हुई थी बहुत पंजाब में, और मैं बाकी JNK इलाकों को भी ऐड कर लूँगा जहाँ जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में भी। तो वहाँ पे हमारे रिटायर्ड पेंशनर फ़ौजी हैं, तो कईयों ने वॉलंटियर किया, कंधे से कंधा मिलाया, फ़ौज की मदद की। कुछ विलेज सिक्योरिटी सिस्टम होते हैं VAs के लिए, जी उसके अंदर मेरे को लफ्ज़ भूल रहा है कि विलेज गार्ड जो होते हैं उनको हथियार भी दिए गए, तो उधर फ़ौजी बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं सर। और मैंने ये JNK में एडवोकेट किया हुआ है, मैं TV पे आता हूँ, मैंने कई बार सुझाव दिया है कि जो हम JNK में अभी बोल रहे हैं, तो ये मौका है कि ऐसी पॉकेट्स बनाएं, हम ऐसी पॉकेट्स बनाएं जहाँ के हम वहाँ पे गांव खड़ा करें या ऐसी पॉपुलेशन सेंटर क्रिएट करें जो कि हमारे एक सर्विसमैन वहाँ पे हों और एक ताकत दिखाएं, एक सिक्योरिटी ओरिएंटेड ताकत। वो मैन पावर मेरे पास अवेलेबल है, सरकार को अवेलेबल है, वो हमें बनाना चाहिए। ख़ास करके मैं JNK के लिए ज़रूर बोलूँगा। हाँ, और ऐसे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में ये बेशक लड़ाई की हालात नहीं है, बट दे कैन कंट्रीब्यूट टू सिक्योरिटी ऑफ दैट स्टेट। एंड देखो, ड्रग्स का मेनेस है सर, पुलिस पकड़ नहीं सक रही, ड्रग्स क्यों नहीं निकल रही इस देश में से, जो बॉर्डर स्टेट्स हैं, पाकिस्तान क्यों इस्तेमाल कर रहा है? हमारे जो ट्रेंड फौजी हैं, जो असली नेशनलिस्ट हैं, उनको आप क्यों नहीं वापस लाते ऐसी ड्यूटीज़ के लिए? वो भी तो लड़ाई है। बिल्कुल सर। ड्रग्स हमें खा रही हैं, पंजाब में कितना प्रॉब्लम है सर, JNK में भी वही है, तो हम उसको क्यों नहीं ओवरकम कर सकते विद अ ट्रेंड मैन पावर? तो मैंने आपको कुछ ज़रा सिंदूर में आपने बोला जाने को तैयार थे, मैंने और भी डायमेंशन ऐड की है इसके अंदर कि हमारा जो रोल है, और हमारे कई और रोल हैं। अगर मैं TV पे आ रहा हूँ तो मैं देश के बारे जो बोलता हूँ, अपनी फ़ौज के बारे जो बोलता हूँ, एक दुनिया को खुश रखने के लिए बोलता हूँ। मैं बोलता हूँ कि हमारी काबिलियत क्या है, देश की क्या काबिलियत है, उसको एहसास करें। अभी हम देख रहे हैं ना, विश्व में एक मुल्क जो अपने आप को बहुत ही महारथी समझता है, ना वो महारा ना रथी रही, कुछ भी नहीं। हाँ, तो कहाँ पे हैं? तो हमारे को अपने देश को, तो जो हमारी ताकत है
उसको अपनाएं, उसको पहचानें और उसके बारे अच्छा करें। मैं आपको बताता हूँ मेरा रोल क्या है। जब हम यहाँ पे RWAs वगैरह होते हैं जी। तो हमें, मैं जाता हूँ गणतंत्र दिवस में, स्वतंत्र दिवस में, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे में झंडा लहराने। तो जो बैठे होते हैं उनको मैं ये बोलता हूँ कि कम तादाद में आप आए हो। अब देखो अमेरिका का मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ, वो बड़े, उनको बहुत फ़ख्र है कि हम अमेरिका के नागरिक हैं। मैं कहा वैसे क्या, आप चारपाई में क्यों सोए हैं आज सुबह? आप बाहर आओ, यहाँ पे नेशनल एंथम चल रही है, कुछ देशभक्ति करते हैं, कुछ हमारे बच्चे होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं, कुछ प्रोग्राम करते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं आते? ये तो ऐड करता है नेशनलिज्म के अंदर, ग्रास रूट लेवल पे। सही बात है सर। सर आपने अपने कार्यकाल में शायद ही कोई ऐसी जगह होगी जहां आप ना रहे हों, चाहे वो कोई काउंटर इंसर्जेंसी का रहा हो या हाई एलटी रही हो या पीस में रहे हैं, तरह तरह की ड्यूटियां की अपने पूरे उसमें। और इन ड्यूटियों के दौरान बहुत सारी घटनाएं घटी होंगी आपके सर्विस के दौरान। ऐसी कोई एक दो किस्से, कहानी, कोई इंसिडेंस जो आपके दिल को छुआ हो और आप हमारे व्यूवर्स के लिए शेयर करना चाहें? बड़ा कठिन सवाल कर रहे हैं आप। मेरे को मेमोरी में वगैरह बना रहेगा कि किस प्रकार का, एक तो होता है ना ह्यूमन रिलेशन का, दूसरा आता है कि ऑपरेशन एनवायरनमेंट की ड्यूटी के दौरान ये कैसे हो सकते हैं। भाई कई किस्से आते हैं लाइफ में जी। जब आप कमांड कर रहे थे यूनिट को, तो उस समय का कोई किस्सा हो? यस, अगर आप मेरी पलटन की बात करें, 14 साल के करीब मैंने लगभग फिज़िकल नौकरी की हुई है अपनी पलटन के साथ। जी। तो मैं ये भी बोलता हूँ कि मेरा ब्लड ग्रुप A+ ही नहीं है, पर मेरा ब्लड ग्रुप नंबर 10 फील्ड रेजिमेंट भी है। जी। तो ये मैं उसके बारे काफ़ी बात कर सकता हूँ। दो किस्से मुझे आपको मैं बताऊँगा। एक किस्सा है जिसमें मैं एज अ लेफ्टिनेंट गलती भी की, जी। और दूसरा किस्सा है कि जब मैं कमांडिंग ऑफिसर था तो एक सिचुएशन को संभालने का मौका मिला। तो पहला आपको मैं बताता हूँ कि आर्टिलरी के अंदर, और जो मैं आपको मैं बताऊँगा आज सर, ये पब्लिक डोमेन में जाएगा। जी सर। और ये हुआ था करीबन 1971 के करीब, लड़ाई से शायद पहले था। तो करीबन 47 साल के बाद जी। वो जो हुआ था किस्सा, मैं अपनी रेजिंग डे पे गया पलटन में, तो उसके बारे में मैंने बताया। और क्यों बताया कि जो मेरी कमांड पोस्ट में थे, मैं लेफ्टिनेंट था, गन पोजीशन ऑफिसर था। तो जब मैं गया वहाँ पे तो मुझे उस सुबह सुबह अराइवल पे बताया कि मेरे कमांड पोस्ट के स्टाफ आए हुए हैं, जो टीए हवलदार, नाइक टीए आर्टिलरी बोर्ड के होते और ऑपरेटर, और वो गन डिटैचमेंट कमांडर सर। तो मेरे को आया कि एक स्किट पुटअप करते हैं। तो हंसने लगे सीओ और सूबेदार मेरे साथ, जनरल साहब आप स्किट पुटअप करोगे? मैं क्या करना है मैंने, तो उनको मैंने फिर ब्रीफिंग की है। मैं कहा वो जो किस्सा हुआ था ना, हमारा एक गोला गलत जगह जाके गिरा था, आज बताते हैं। तो अभी हम आज हंस रहे हैं सर। तो ये इसमें ना बहुत ज़्यादा सबक, जैसे मैंने बताया, निकले। जी। गोला जाके गिरा 9 डिग्री गलत जगह पे। तो हमारी ड्रिल है कि जब ऐसे होता है स्टैंड फास्ट आ जाता है, फ्रीज़ हो जाता है कि अभी गोला आया नहीं है एक टारगेट एंड पे। तो पता लगा, तो मैंने देखा कि डेटा गलत पास हुआ है, क्योंकि जो बोर्ड होते हैं हमारे, उनको हम मेल मिलाप करता है GPO। तो एक का मैंने भेजा है, दूसरे का नहीं भेजा। और जो हमारा वो टीए हवलदार होता है, उसका होता है ड्यूटी की, वो देखे कि दोनों ने डेटा लिमिट्स के अंदर है। तो अल्टीमेटली वो मैंने देखा कि गलती तो मेरी है, पर ये स्प्लिट सेकंड की बात होती है। हमारे सेफ्टी ऑफिसर आ जाते हैं, हमारी वॉर प्रेपरेशन की तैयारी थी जी। तो सेफ्टी ऑफिसर ने तो छाल मार के कमांड पोस्ट में आ गए कि क्या, उसने अब देखा कि क्या हुआ है। तो मैंने बोला
ज़ुबान से गलत बोला गया। हुक्म था 345 डिग्रीज का, मेरे से 354 डिग्रीज पास किया गया गन को। ये मेरी गलती है। तो सब चेक किया उन्होंने डेटा, तो डेटा जहाँ पे गलत था ना एक में, उसको हमने करेक्ट कर दिया उस स्प्लिट सेकंड। बेशक 30 सेकंड होंगे, वो कर दिया। पेंसिल इस्तेमाल करते थे उन दोनों में कमांड पोस्ट फोन्स के अंदर। तो वो गलती मैंने अपने ऊपर ले ली, पर उस स्प्लिट सेकंड के अंदर मेरे को 2 चीज़ें मैं भूलता नहीं। मेरे टीए हवलदार ने बोला, साहब मुझे बचा लो, मैं 3 महीने के बाद पेंशन जा रहा हूँ, मेरे को जवान की पेंशन मिलेगी, मेरी पीतियाँ उड़ जाएंगी। सर उसने एक बहुत बड़ी चीज़ बोली मुझे। और मेरा एक ऑपरेटर था जो बड़ा था, वो सूबेदार मेजर बाद में यूनिट का होना, बोलता है मुझे, उसकी आवाज़ भी ऐसी थी, साहब आप ही इन्हें बचाना है। एक लेफ्टिनेंट कितना उसको एसिमुलेट कर सकता है उस समय मैं नहीं जानता, पर मैंने बोला मेरी गलती थी। और मुझे नहीं मालूम कि मैंने क्या किया। वो इंक्वायरी वगैरह हुई, सीओ साहब वगैरह बड़े नाराज़, वार्निंग वगैरह भी मिली। हाँ, मैं टिका रहा अपने कि गलती मेरी है, ख़त्म हो गई बात। कुछ 2 साल निकल गए, पलटन वहाँ थी, तो मैं वहाँ ही एडीसी बन के गया जीओसी साहब का डिवीज़न के अंदर। तो एक दिन शाम को मेरे को, अभी पलटन फीलियरस से हम आगे थे नीचे, तो सिकंदराबाद की बात है। तो एक दिन शाम को ये सीओ साहब ने मुझे खाने के लिए बुलाया था और कोई नहीं था जी। तो वैसे ही मैंने पूछा, कहते टेल मी व्हाट हैपेंड ऑन दैट, आई वांट टू नो द ट्रुथ। तो मैंने ट्रुथ बताया जो आपको मैं बता रहा हूँ आज। ओके सर। उन्होंने मुझे एक ऐसा जो मेरे को बोला, वो मेरे को ना 2 स्टेप और मैं बढ़ गया ज़िंदगी में। खड़े हो गए, वो 6 फुट 3 इंच के थे। कहते हैं यू शुड ओनली कमांड 10 फील्ड रेजिमेंट, यू कैन कमिट मर्डर, द रेजिमेंट विल फॉलो यू। ये बोला उन्होंने। एंड ही सेड वेल डन। क्या सबक था कि झूठ में भी एक बहुत बड़ा रोल हो गया जी। वाइट लाइज में बोलूँगा सर हैं कि अपनी टीम को बचाने के लिए बोला। पर मेरे को जिस समय मैंने बोला वो एहसास नहीं था। तो लेफ्टिनेंट थे हम, यंग थे, फिर भी दूसरा इंसान कहता नहीं इसकी गलती है। तो एक मैं सोचता हूँ ये मेरे लाइफ में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा। और मेरी बैटरी और मेरे बीच एक था कि किसी को नहीं पता लगेगा, और किसी ने बात नहीं की। 2019 में ये जब सामने किया मैंने, तो जिन साहब का मैंने एजुटेंट भी किया था वो भी थे, वो डिप्टी चीफ भी रिटायर हुए, डायरेक्टर जनरल आर्टिलरी भी थे। वो वहाँ पे खड़े हो गए, मेरे को उन्होंने हक किया, कहते आई डिडंट नो दिस। वो बाद में आए थे यूनिट में। तो उस बड़ा खाने के अंदर ये मैंने बताया भी, तो तालियां भी बजी। मैंने कहा नहीं, ये तालियां वाले काबिल की बात नहीं थी। इसमें जो मैसेज है कि गलती नहीं होनी चाहिए, और अगर गलती आपके नीचे औहदेदारों की है तो आप अगर ऊपर लीडर है, आपकी जिम्मेवारी है वो गलती को आप अपनाएंगे, क्योंकि यू आर देयर लीडर। यस सर। ये मैं मैसेज फिर से दे रहा हूँ दर्शकों को, जो व्यूअर्स हैं जी। ये तो अगर मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लिया, मेरे पास एक और एग्जांपल है। मेरा जब लेफ्टिनेंट था सर, और दूसरा मैं जब कमांडिंग ऑफिसर था एक, वो कभी अगर टाइम होगा आपको, अगर मैं टाइम है सर, तो समझ लो कि 20-22 साल के बाद जब कमांडिंग ऑफिसर कर रहे थे तो ऑपरेशन रक्षक चल रहा था। तो ऑपरेशनल एनवायरनमेंट है। वैसे भी हमारी रेजिमेंट डिप्लॉयड भी थी, अटारी में भी थी, डेरा बाबा नानक में भी थी। मैं अमृतसर का रेजिमेंट कमांड कर रहा था। तो मैं पीछे आया हुआ था, तो मुझे को कुछ हम आए हुए थे, कुछ एक्चुअली चेंज ओवर था, तो हम पीछे ही आए हुए थे करीबन। तो मुझे रात को 1:30 बजे एक फ़ोन कॉल आता है कर्नल साहब का, जो कमांड कर रहे थे इंजीनियर रेजिमेंट। तो हमारा ना वहाँ पे पीछे एक एम्यूनिशन एंड डिफेंस स्टोर्स डंप है,
अमृतसर में करीबन 30 किलोमीटर पीछे। जी। अभी भी होगा और भी बड़ा होगा, मैं इतनी अभी ग्राउंड नॉलेज तो हमारी है नहीं, पर वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो वहाँ पे सारी एमिनेशन होती थी हमारी, सेकंड लाइन, WWR, डिफेंस स्टोर वगैरह। तो हर एक यूनिट के बंदे वहाँ पे अटैचमेंट होते थे एज अ गार्ड, मेंटेनेंस। जी मूवमेंट ऑर्डर के ऊपर जाते थे। पॉइंट नोट करें, मूवमेंट ऑर्डर। सर। तो मूवमेंट ऑर्डर जब होता है तो कमांड शिफ्ट हो जाता है, जिसके यूनिट के नीचे जा रहे हैं उसके पास कमांड आ जाता है। बिल्कुल सही बात। पर ये CO साहब मैनेजमेंट के ने फ़ोन किया 1:30 बजे कि लिसन SVP, योर वन गाय हैज़ रन अवे विद 7.62 mm राइफल loaded with 20 rounds in the magazine. You may like to take charge. रात का 1:30 बजे का टाइम था। मैंने उसका एहसास किया। एक मेरे को विचार आया कि ये मेरे नीचे तो नहीं है बंदा। दूसरा मेरे को आकाशवाणी हुई, रेजिमेंट तो तुम्हारी है, नाम नमक निशान तो तुम्हारे पलटन का है। बिल्कुल सही बात। मैंने रात को 5 मिनट लिए होंगे ये सोच विचार करने में। मैंने फ़ोन किया, उस समय रेजिमेंट का कुछ चेंज हो रहा था, तो एडजुटेंट भी पीछे थे, सूबेदार मेजर भी पीछे थे। तो मैंने एडजुटेंट को फ़ोन किया। मैं कहा मैं पलटन में नहीं जाना चाहता था। मैं कहा रात के समय जाऊँगा तो भाई कुछ धमाका, कुछ गदर हो गया। तो मैंने घर में बुलाया, 5 अल्फा टेलीफोन होते थे, हाँ सर। उन्हें फ़ोन किया। तो मैंने कहा कम ओवर, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, सूबेदार मेजर टू कम एंड सेकंड इन कमांड भी उसी शाम को आए हुए थे। मैं कहा टेल हिम आल्सो टू कम। और मैं बैठा, मेरे को मालूम है 20 मिनट से पहले नहीं आएंगे। कंटोनमेंट में वैसे भी होता है, टाइम तो लगता ही है, रात का समय, मूवमेंट करना है। मैंने पेपर पैड किया। मैंने ऑपरेशन ऑर्डर जैसे होता है ना, मैंने नोट के लिए एक्शन क्या करना है कि जो बंदा भाग गया इसका क्या था। इसको हम फौज से डिस्चार्ज कर रहे थे, 5 रेडिंग एंट्री हो गई थी। अच्छा, पहले से 5 रेडिंग एंट्री हो गई थी, उसका डिस्चार्ज पेपर्स बन गए हुए थे। ओके। ऐसे थोड़े ट्रबल मेकर भी होते हैं ना, कुछ होते हैं वैसे, पर बेशक वो ट्रबल मेकर है। बस अपने पलटन में होते हैं ना, 4 रेडिंग एंट्री के बाद हम उनको डिस्चार्ज कर सकते हैं। पर एक लीडरशिप जहाँ अच्छी है पलटन में, उसको अपने जवान के ऊपर सॉफ्ट कॉर्नर है कि मेरे साथ उसने नौकरी की है, फिर भी हम उनको अपनाते हैं। तो जब 5 आया तो हुक्म है कि ही हैज़ टू गो आउट। तो मुझे मालूम था कि मैं पलटन का ही था, मैं उसका बैटरी कमांडर भी रहा हुआ था, कि ट्रबल मेकर तो है। सबसे पहले जो था ना मेरे दिमाग में कि ही इज़ गॉट एमिनेशन विद हिम, ये हथियार कहीं इस्तेमाल ना कर ले। ये जो बोझ, ये प्रेशर मेरे ऊपर था। मैं आपको बताता हूँ कि लड़ाई 1971 या 1999 कारगिल की, जब लड़ाई में हो तो आप उसमें लड़ाई के मैदान के ऊपर सोच रहे हो जी। और गुड कमांडर जो होते हैं, सीनियर कमांडर्स, लड़ाई के दौरान भी जब वो कर रहे हैं तो उनकी फैमिलीज़ के बारे में पीछे सोचते हैं कि जो मैं एक्शन ले रहा हूँ, अभी अटैक का हुक्म दे रहा हूँ, इनकी फैमिलीज़ भी है। एक कमांडर के ऊपर ये बैकग्राउंड में होता है, गुड कमांडर्स। और जो मैं कह रहा हूँ ये जनरल वॉन क्लॉसविट्स ने लिखा हुआ है, जो कि एक प्रशियन जर्मन जनरल थे और माने हुए स्ट्रेटजिस्ट हैं, उनका मैं ये इंटरप्रिटेशन दे रहा हूँ। तो ये मेरे पास बड़ा प्रेशर था कि ये तो लड़ाई का मैदान ही नहीं, क्योंकि ऑपरेशन रक्षक चल रहा है, हम तो CICT एनवायरनमेंट में हैं जी। ये तो सिविलियन पॉपुलेशन में ये बंदा कहीं भी इस्तेमाल कर देगा। बिल्कुल सही। 20 गोलियां, 20 लाइफ, एक गोली एक दुश्मन। सो लुक एट द प्रेशर ऑन द कमांडिंग ऑफिसर। जब तक वो आए मेरा माइंड उसके ऊपर था कि हथियार ना इस्तेमाल कर सके, इसको पकड़ लें हम किसी तरह। इस सोल एम के ऊपर मैं किया तो मैंने नोट किया कि क्या करना है। अगर वो भागा है कि उसको ये तो नहीं पता लग गया उसका डिस्चार्ज हो रहा है, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है जी। तो क्या करेगा वो? डिस्चार्ज हो रहा है तो दुश्मनी निकालना चाहेगा पलटन के ओहदेदारों से। करेक्ट। आप फौज में रहे हो तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ,
तो किसके ऊपर उसके ऊपर दुश्मनी आई होगी? उसके अपने हवलदार के ऊपर, हवलदार मेजर के ऊपर, सूबेदार साहब के ऊपर, बैटरी कमांडर के ऊपर, यूनिट के एडजुटेंट के ऊपर, यूनिट के सूबेदार मेजर के ऊपर, अल्टीमेटली कमांडिंग ऑफिसर। बिल्कुल। दूसरा कि उसकी उतनी दुश्मनी थी, तो कहीं भी फैमिली क्वार्टर्स हैं, ढक ढक कहीं भी कर सकता है। तो मैंने जब तक वो आए ऐसे मैंने साले बना दी कि क्या करना चाहिए, और जब तक वो आए मैंने डिवीज़न के GSO-1 इंटेलिजेंस, जो मेरे बड़े नज़दीक हम हो गए थे, मेरे से सीनियर थे पर लेफ्टिनेंट कर्नल थे, और उनको मैं बहुत रिगार्ड करता था और एक मित्रता भी बड़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की थी। उनको मैंने फ़ोन किया, करीबन 2 सवा 2 बज गए होंगे। मैं कहा सर दिस इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड। तो मैंने बोलता था कि मेरे को द ओनली टाइगर बोलता था, कहते ओनली टाइगर बता मुझे करना क्या है। मैं कहा सर ही इज़ फ्रॉम जम्मू, जितने भी रेलवे गैरिसन है, प्रोटेक्शन फोर्स, जितने भी बस स्टैंड्स हैं, हाँ उनके ऊपर ज़रा कुछ मेल मिलाप करो, इस बंदे को पकड़ना है। उसको मैंने डिस्क्राइब किया, टॉल है, डार्क है, यू नो। मैं कहा सर दिस हैज़ टू बी डन, यू हैव टू हेल्प। और ऑपरेशन रक्षा चला था ना, G1 इंटेलिजेंस जो थे ना, ये इनकी जो लेज़न और मेल मिलाप था एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही बेहतरीन था, बहुत ही अव्वल दर्जे का था। ही वॉज क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ गुड सिविल मिलिट्री लेज़न, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस वगैरह। तो वो एक्शन क्या था, मैं एक्शन में आ गया, तुमने बता दिया मैं एक्शन में हूँ। जब तक ये है मैंने बोला देखो ऐसे है, जितने भी ये इन आउट गेट्स हैं मैंने GM-1 इंटेलिजेंस को बता दिया कि मेरे 2 बंदे यूनिट के वहाँ पे साथ जो गार्ड है ना इन आउट गेट्स पे, उनके साथ होंगे कि अगर ये आ रहा है इसको पहचान लेंगे। तो वहाँ पे 5, 6, 7 गेट्स हैं अमृतसर कंटोनमेंट में। फिर मैंने बोला कि कोई भी बच्चा स्कूल में जाएगा आज फैमिली क्वार्टर्स में से, फैमिली क्वार्टर्स में जितने भी रहेंगे अपने को बंद रखेंगे। यूनिट के ऊपर मैंने गार्ड बोला डबल कर दो, पेरीमीटर पेट्रोलिंग शुरू कर दो जी। मैंने बोला बैटरी कमांडर के घर में भी गार्ड होगा, एडजुटेंट ऑफिसर्स मेस में तुम हो वहाँ पे भी होगा, सूबेदार मेजर कमल का JCO मेस का एरिया वहाँ पे ही गार्ड होगा, इन आउट गेट के अलावा भी। वो हथियार है, एम्युनिशन है, आप जानते हो रनिंग अमक क्या होता है। बिल्कुल। बंदे को छुट्टी नहीं मिलती है, कोई बंदा होता है तो ठक ठक कर दे, ऐसे केस आते हैं, बट बहुत कम है हमारी फ़ौज में। बाकी फ़ौजों का अगर देखोगे तो आप सरप्राइज होगे कि इंडियन आर्मी की ताकत फिर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है इन लीडरशिप। तो ऐसे मैंने एक्शन लिए और 2-4 और एक्शन भी लिए थे कि बिल्कुल तैयार बर तैयार है यूनिट। सुबह मैंने 3:30 बजे तक मैंने सारे हुक्म दे दिए और सर्च पार्टी में क्या अपनी भेजो यूनिट की, बस स्टॉप वगैरह जैसे होता है, किधर भाग रहा है, भागेगा तो घर की तरफ ही मेरा ये था, बिल्कुल दिल्ली की तरफ तो भागेगा नहीं। नहीं। हाँ, तो वो कर करा के मैंने सुबह 6 बजे अपने कमांडर साहब को फ़ोन किया, और कमांडर साहब से आप जानते हो जब ऐसे कोई किस्सा होता है तो यू एक्सपेक्ट कि अच्छे आज तो अच्छी तरह सुन लोगे, दिन अच्छा चढ़ा आएगा। मैं तो रात ही चढ़ी हुई थी। तो मैंने कमांडर साहब को बोला, मैं कहा सर दिस इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड, ये है 5 रैग एंट्री थी, हम इसको डिस्चार्ज कर रहे थे, तो मैंने ये एक्शन कर दिए हैं ऑलरेडी, एंड मैं है कि हम इसको पकड़ लेंगे। कुछ मैंने सर्च पार्टी उस डायरेक्शन में भी भिजवा दी हैं जी। जैसे बटाला, रास्ते में जो पड़ते हैं, माधोपुर तक मैंने बोला अपने बंदे भेजो, जॉइंट चेक पोस्ट जम्मू और पंजाब की, जम्मू कश्मीर की है ना जॉइंट चेक पोस्ट माधोपुर। तो वो तो जब पहुँचेंगे मुझे पता नहीं था कि जाना है, पर मैंने कहा तैयार रहो, भेज दो आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कमांडर साहब को मैंने ब्रीफिंग करके, आप यकीन करो द ओनली थिंग ही टोल्ड मी वॉज,
ओके थैंक यू। दूसरा लफ्ज़ ही नहीं बोला, मैं हैरान हो गया। मैं कहा चलो गॉड ऑलमाइटी इज विद मी, यू नो। आप तो पता नहीं क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे मैं सुबह। कहा बड़ा गुस्सा सुनेंगे, और उनका हक था, बिल्कुल सर। और पलटन में ऐसे हो जाए। तो ये करा करू के, हाँ मैंने ये भी बोला कि देखो 6 आवर्स या 8 आवर्स होता है स्पेशल आर्मी ऑर्डर के मुताबिक, जो मेरी नॉलेज में था कि ऑल कंसर्न होता है ना, आर्मी हेडक्वार्टर, मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट, मिलिट्री इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट, एडजुटेंट जनरल्स ब्रांच और बाकी कमांड हेडक्वार्टर, कोर हेडक्वार्टर, सब में सिग्नल जाता है ऑल एड्रेस्ड। जी। मैं कहा उसमें कमी नहीं रहनी चाहिए थी, टाइम के मुताबिक होता था। 1:30 बजे में बताया है, उसके अंदर 6 घंटे 8 घंटे। तो मैं ऑफिस जब पहुंचा 8:30 के करीब, तो मेरे को एडजुटेंट और सूबेदार मेजर आए, क्या सर थोड़ा वेट कर लेते हैं, हम पकड़ लेंगे इस बंदे को, थोड़ा वेट कर लेते हैं, अगर पकड़ा जाए। मैंने बोला नहीं, एक गलती के साथ दूसरी गलती नहीं होने देनी। अगर रिपोर्ट देनी है तो हमारी ऑनेस्टी इंटेग्रिटी सही रहनी चाहिए। अभी मौका छुपाने का नहीं है, छोटी चीज़ होती है, हथियार है, एमुनिशन है, बंदा है, ये नहीं। और मैंने बोला मेरा कंसर्न है कि जान बचे ना, बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल सेकेंडरी से भी मतलब नेग्लिजिबल चीज़ है जी। नाउ 10:30 के करीब ये GSO-1 इंटेलिजेंस मेरे पास आता है। 2 चीज़ें बताई उसने मुझे। पहले मुझे बोलता है कि टाइगर तेरी तो 10 उंगलियां घी शक्कर में है। मैं क्या सर क्या बात कर रहे हो यहाँ पे बड़ा गुस्सा। कहते हो GOC ने बोला है, कर्नल GS के साथ मैं गया, हमने बताया कि ये CO कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करेगा, यूनिट कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। तो कहता हमने बताया उसको कि स्टाफ कोर्ट इंक्वायरी होती है जहाँ पे एम्यूनिशन, हथियार मिसिंग हो जाए। तो GOC साहब ने बोला कि इट्स माय ऑर्डर। मैं अपने मुंह से क्या बोलूं कि क्यों बोला है, आप समझ लो क्या फेथ होगी बिल्कुल या जनरल ऑफिसर कमांडिंग की ऑन अ कमांडिंग ऑफिसर। दूसरा तो दिल में मैंने सोचा यार तो बड़ी अच्छी बात होगी। आप जानते हो स्टाफ कोर्ट इंक्वायरी जब होती है जी, तो बोलते हैं ना बर्तन को मांजो अच्छी तरह, खोदते जाओ गंदगी निकलेगी। तो मैं उससे तो बचेंगे, पर प्रेशर बहुत हो गया कि हर चीज़ सच्चाई के साथ करनी है। अभी के GOC साहब ने बोला है, ये छुपाना नहीं कुछ। बिल्कुल। दूसरा उसने बोला कि मैंने डिप्टी GOC जो 29 डिव के मामून में हैं जी, मामून कैंट, हाँ, उनके साथ उनको मैंने बता दिया है ये अपने बंदे लगाओ, मिलिट्री पुलिस इंटेलिजेंस वाले, माधोपुर वगैरह जो भी एरिया है जॉइंट चेक पोस्ट में लगाओ, CO बोल रहा है क्या करना है। तो उन्होंने उसको पूछा कि वो बड़े मित्र थे, ये लेफ्टिनेंट कर्नल था, कहीं उनकी बड़ी कुछ रिलेशनशिप बड़ी अच्छी थी। तो कहता है, उसने पूछा कि हुडा तो इतना क्यों प्रेशर कर रहा है मुझे। वो कहता है ये वही CO के बारे में रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जिसने आपके पिता का अंतिम संस्कार और भोग वगैरह किया था। वो सिख थे और मेरे पलटन में खालसा बैटरी थी। जी जी। तो कहता वही CO है। उसने बोला उसको बोल रहे कि DJ एक्शन में अभी he was one brigadier DJ सिंह। Look at it, he is God Almighty। जी जी जी। दोपहर को मैं 4 बजे ऑफिस में जब आया, बाहर खड़े थे सूबेदार मेजर, एडजुटेंट, आई थिंक 2 IC भी थे। तो उनको मैंने देखा, यार कुछ चेहरा उनका बता रहा है कि कुछ पॉजिटिव है। तो मैं जब चौंका से निकला, मैं बोला हैज ही यूज्ड हिज वेपन। मैंने कुछ और नहीं बोला, मैं कहा हैज ही यूज्ड हिज वेपन। कहते नो सर। ओ मैं क्या कम इनसाइड टू द ऑफिस। मतलब एकदम मेरे को उनके चेहरों से पता लगा कि शायद बंदा पकड़ा गया। जी। आप समझो कि मेरे पास जो प्रेशर था वो करीबन अभी 15 घंटे का ही था, बट इट वॉज ट्रेमेंडस प्रेशर। आई वॉज प्रेइंग कि ही शुड नॉट यूज हिज वेपन, नो वन शुड डाई। जी। ये वॉर से भी ज़्यादा प्रेशर था उस समय मुझे।
तो पता लगा कि माधोपुर जॉइंट चेक पोस्ट पे एक ट्रक में बैठा था, वो सिविल ट्रक में, वो खेत सा ओढ़ा हुआ था हैं, और चिंडी राइफल चिंडी डाली हुई थी। वो छोटी सी चिंडी सफ़ेद नज़र आ गई मिलिट्री पुलिस और इंटेलिजेंस वालों को। उन्होंने एक ड्राइवर सीट से इसको नैप कर लिया, वो ले गए। वो बता रहा है अभी उनको कि क्वार्टर गार्ड पहुंचने से पहले मैं तो जा रहा था, मुझे पता लगा मैं डिस्चार्ज हो रहा हूँ। मैं एक्चुअली गया था ब्रिगेड हेडक्वार्टर में, वो सुपरिटेंडेंट साहब जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर थे मेरे घर के साथ के थे, उन्होंने मुझे बताया कि तू तो डिस्चार्ज हो रहा है अभी, तेरी तो फ़ौज की नौकरी ख़त्म हो गई। तो कहता मैं जा रहा था, मेरे भाई को जेल में डला दिया किसी ने मर्डर चार्ज पे, मैं उसको मारने जा रहा था। माय गॉड। तो वो तो नैप हो गया, उसने सच बता दिया। फिर हमने आ गया दूसरे दिन क्वार्टर गार्ड में, फिर हमने ऐसे हुक्म दिया, मैंने कहा देखो, द जनरल ऑफिसर कमांडिंग ने हैज़ रिपोज्ड डीप फेथ एंड ट्रस्ट on the unit, not only commanding officer, on the unit, because of our performance. Everything will be done truthfully, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ। जो हमारी कमी है वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में रिफ्लेक्ट की जाएंगी। पर मैं कहा देखो, ये यूनिट कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में क्या होगा अभी कि इसको अश्विनी कुमार को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मार्शल का ये बनता है 2 साल सज़ा। ही कैन बी सेव्ड फ्रॉम 1 year। कमांडिंग ऑफिसर समरी कोर्ट मार्शल करे, ही विल गेट 1 year। मैं क्या, रिमेंबर ही स्टिल आवर मैन। क्वार्टर गार्ड में उसको रिस्पेक्टफुली रखो। कोर्ट में हुई, समरी एविडेंस हुई, जज एडवोकेट जनरल ब्रांच से हुआ सारा, समरी कोर्ट ऑफ मार्शल किया। आप जानते हैं सीओ को 1 साल सज़ा जेल में देने के एक पावर है कि बहुत यूनिक पावर है, और कमांडिंग ऑफिसर ऐसे सज़ा का पावर इस्तेमाल नहीं करना चाहता, पर ये ऐसा हरकत एक्शन हो गया था तो इसको सज़ा मिली। इसकी मदर भी आई हमें मिलने, वाइफ को भी देना। तो मैंने कहा देखो, मैं इसको 2 साल सज़ा से बचा रहा हूँ, पर ये तो इसको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कई फ़ौज के कायदे डिसिप्लिन के होते हैं। अगर हम एक्शन नहीं लेंगे, आपका तो बेटा है तो हमारी फ़ौज है। तो जेल में गया, पर मैंने ये बताया वहाँ पे कि हर 2 हफ्ते एक जीसीओ साहबान, एक और जना जाएगा, इसको फ्रूट और कुछ स्वीट्स दो, जाके पूछो तेरा क्या हाल है। एंड थ्रू आउट 1 year हमने ये फॉलो किया। बाहर आया, मेरे घर में पहुँच गया, क्या साहब मिठाई का डब्बा है। मैं भूल नहीं सकता, मुझे मालूम है मैंने क्या गलतियाँ की। आप मेरे बैटरी कमांडर रहे हो, पर आपने जो मेरे को अपना के रखा मेरे जेल के टाइम में, वो नहीं मैं भूल सकता। तो ये आप देखो, एक लीडरशिप के एग्जांपल मैं दे रहा हूँ सबको कि भाई जब डिसीजन होती है कि आपको कैसे लेना चाहिए, और उसमें मैं बिल्कुल क्लियर था कि ज़िम्मेवारी मेरी है, ज़िम्मेवारी किसी और की नहीं है, पलटन मेरी है। अगर मैं इतने फ़ख्र से बोलता हूँ, उस समय मेरी 12 या 13 साल फिज़िकल नौकरी थी यूनिट के साथ जी। तो हवा में बोलने वाली बात नहीं है। मेरे एक्शन से पता लगना चाहिए पलटन को कि आई एम रेडी टू ओन अप रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा, बाकियों को मैसेज मिला है कि अपना बंदा अगर मुजरिम के तौर पे आप समझो, मुजरिम ही बोलते हो जिसकी चार्जशीट बनती है, मार्शा करो, सजा हो रहा है, कि वो फिर भी हमारा साथी है जी, वो हमारा साथी है। ही इज़ नॉट गॉन अवे। अगर आज मैं उसको याद कर रहा हूँ, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वो बहुत अच्छी जगह में होगा, कुछ अच्छे काम कर रहा होगा जो उसने मेरे से वादा किया था। तो मैंने इसकी एक केस स्टडी भी लिखी थी कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट में। उसकी मैंने हेडिंग दी थी द लोनली नाइट, एक अकेली रात। मैं कमांड के दौरान में 33 महीने के कमांड में मेरे को बस वही प्रेशर रहा एक रात का वो मेरे जहन में बैठी है कि फिर से गॉड ऑलमाइटी ने उसको पकड़ा दिया, हथियार इस्तेमाल किया था। एक चीने को मारता वहाँ पे या 20 जने को मारता। पलटन का नाम
नाम नमक निशान और हमारी अपनी लीडरशिप के ऊपर। जी जी। आपको मैं बताता हूँ, मेरे को जीओसी साहब ने बुलाया उसके हफ्ते 10 दिन के बाद। मैं कहा आज तो कमांडर साहब ने तो ओके थैंक यू बोला था। आज देखते हैं क्या होता है। जीओसी साहब मुझे बोलते हैं डोंट वरी, यू आर डूइंग अ गुड जॉब, कीप डूइंग इट, दिस थिंग हैपन। तो मैं बता रहा हूँ, देखो हायर कमांडर्स की लीडरशिप, उनका जो दायरा है और भी बड़ा है, उनको पता है कैसे संभालना है। ब्रॉड टुडे आई एम रिमेम्बरिंग माय जीओसी आल्सो, he had broad shoulders when he was advised that special army order says this, he said it's my orders. So the great leaders, he was Major General H.K. Bajaj, I remember him today, मैं उनको तो homage पे कर रहा हूँ कि तो ये फौज का एक हम अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं कि मुझे कोई वो भी याद है, और हमारे जो लीडर्स हैं उनसे क्या कुछ सीखते हैं हम। सो आई थिंक इस केस को डिस्क्राइब करते मैंने कुछ समय लिया है, पर नहीं सर, ये बहुत अच्छा मैसेज है। ये मैं व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, बेशक आप सैनिक हो या असैनिक, बेशक आप सिविल लाइफ में हो, एक दूसरे के लिए खड़े हो। सिविल में भी मैं देखता हूँ वो तो पिंक चिट दे देते हो ना, नौकरी टर्मिनेट हो गई ख़त्म। फ़ौज में नहीं होता, हमारे वो साथी होते हैं, हम तो 5 रेडी की एंट्री हो रही है तो हुक्म के मुताबिक करना पड़ा, नहीं तो हम फिर भी इंसान को अपनाते हैं यूनिट के अंदर के तुम सही हो जाओगे, किसी तरीके से पेंशन के ऊपर लेके जाएंगे। जी जी, ये हमारी लीडरशिप है। तो सिविल में जो असैनिक है वो नहीं आप के अंदर सिस्टम, बट जहाँ भी आपने नीचे हैं उनको आप एक ऊपर अहदेदार समझते हुए अपने आप को उनका ध्यान रखें, उनकी मदद करें लाइफ में, काम में आपकी जिम्मेवारी उनको सिखलाएं। अगर इतने अच्छे नहीं और सिखलाओ उनको। बिल्कुल सही बात है, जो खामियां हैं उनको दूर करो। सर आपने बड़ी अच्छी ये 2 इंसिडेंट्स आपने अपने कमांड और एज ए लेफ्टिनेंट जब आप ज्वाइन किए दोनों बताए। पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये कोई सेल्फ प्रेज वाली बात नहीं थी। आपने मुझे बोला एक्सपीरियंस, और मैंने आपको शुरू में बोला कि ये बड़ा कठिन सवाल है। सर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताने में वो कभी कभी सेल्फ प्रेज गिनी जाती है, पर वो मुद्दा वो मेरा एम नहीं है। मेरा एम है कि बाकी इसमें से अच्छे लेसन ड्रॉ कर सके। सर तो और इसमें हैं वो चीज़ें जो लोगों को समझनी चाहिए, बहुत कुछ सीख देती है कि किस तरीके से आपने जब एक जवान वेपन के साथ गया तो क्या क्या हो सकता है, उस सब का किस तरीके से एक माइनर चीज़ को आपने ध्यान में रखा कि बच्चों को स्कूल से रोको, सभी को प्रोटेक्ट करो, कितनी एंट्री हैं वहाँ, अपने आपकी जो अपनी रीच थी, जो आपका सर्किल था, उसका किस तरीके से इस्तेमाल किया कि सारे नाकाबंदी, और नॉट ओनली अपने इलाके में दूसरे जीओसी साहब के एरिया में भी किस तरीके से। तो ये सब आपका जो अपना काम करने का तौर तरीका था, जो आपकी लाइजनिंग थी, वो सभी तो वहाँ पर निकल के सामने आई। ये मेरा सौभाग्य भी था कि लेजन जिनके साथ था वो सब ने मेरे को कुछ ऐसे 100% से भी ज़्यादा हाथ आगे बढ़ाया। जी, एंड दैट इज़ ऑल्सो गुड लक। कईयों का ऐसे किस्से में होगा तो इस चीज़ सामने नहीं आती। सही बात है सर। कमांड के बाद भी फिर आपने स्टाफ ड्यूटी की है, फिर आप मेजर जनरल रैंक तक गए हैं, इतना सर्विस करके आए। कोई ऐसा किस्सा जो उस समय आया हो जब आप स्टाफ ड्यूटी पर थे? देखें, मैं बीएम कारगिल ब्रिगेड का भी किया है जी, तो उसमें कई किस्से डे टू डे आते थे। बड़ा एक्टिव एरिया था। 87-89 में था मैं। फायरिंग बहुत चलती थी, कभी ज़्यादा फायरिंग भी हो जाती थी, ऊपर से भी आता था कि क्या हो गया। यूनिट्स करते थे, कमांडर साहब बोलते थे कैरी ऑन, यू नो, बड़े तगड़े कमांडर साहब थे। G1 ऑप्स था, मैं 11 कोर में, उस समय 5 डिवीज़न थी 11 कोर में। ऑप रक्षक चल रहा था पंजाब में, जलंधर में मैं था, 5 डिवीज़न थी। आप बोलो ऑपरेशन स्टाफ में कितना लोड होगा। हम तो रात को 11 बजे वापस जाते थे। वहाँ पे भी कई किस्से आए।
उस ज़माने में बॉर्डर फेंसिंग का काम चल रहा था जी। एक बहुत डेली रिपोर्ट लेनी उसकी कि कितनी प्रोग्रेस हुई है, उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस था उस समय, बहुत ज़्यादा महत्व था बॉर्डर फेंसिंग पंजाब में, और प्रक्षक में भी चल रहे थे। तो एक मैं जलंधर का आपको किस्सा बताता हूँ, जो कि कोर में था ना मैं। जी। तो जो कोर कमांडर साहब थे, एक बहुत ही अव्वल ऊपर दर्जे के लीडर और कमांडर थे, उनका मुझे याद आ गया। जी। चीफ ऑफ स्टाफ भी वहाँ पे जो थे वो भी बड़े टॉप के थे, तो बड़ी अच्छी टीम थी। पर मैं कोर कमांडर साहब के साथ, कोर कमांडर साहब ने बोला था कि मेरे साथ SVP विल कंपनी में एज स्टाफ ऑफिसर, जिधर भी जाते थे नॉर्मली फुल कर्नल जाएंगे कोर कमांडर के साथ, उन्होंने बोला ही विल कंपनी। तो सिविल मिलिट्री लेजन कॉन्फ्रेंस होती थी कमांड में, या कभी जाना उन्हें कमांड में मैं ही जाता था साथ, और कुछ क्लोजनेस भी हो जाती है क्योंकि पर्सनल स्टाफ नहीं है। अभी जब GSO1 ऑपरेशन हो, लेफ्टिनेंट कर्नल आपके कर्नल ऑपरेशन से ऊपर ब्रिगेडियर जनरल साहब ऊपर हैं, तो काफ़ी फासला है, चीफ ऑफ स्टाफ भी है। तो एक ऐसा मुझे याद आ रहा है सर। और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ मेरे को याद आई है लीडरशिप के ऊपर। सर। हम अमृतसर गए, वहाँ पे सर्किट हाउस में एक मीटिंग थी जी। जिसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मिस्टर पार्थासारथी, वो प्राइम मिनिस्टर VP सिंह के थे, वो आ रहे थे। पंजाब की ये जो माहौल था ना उस समय सर 1989-90 का बड़ा ख़राब माहौल था, 91-92 में भी गया है। तो उसमें एक कॉन्फ्रेंस थी जिसमें सारे DGs और पैरामिलिट्री फोर्सेस, DG BSF, DG पंजाब पुलिस, KPS गिल थे उसमें, यू नो। ये मेरे कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल BT पंडित थे, सर। इंजीनियर्स के थे, 1971 वॉर के वीर चक्र अवॉर्डी थे। तो कुछ सेक्रेटरीज, पंजाब गवर्नमेंट के कई सेक्रेटरीज थे, चीफ मिनिस्टर भी थे। हाई प्रोफाइल मीटिंग थी। बहुत हाई प्रोफाइल मीटिंग थी, बड़ी सही वर्ड आपने बोला। तो उसमें जब सबकी ब्रीफिंग हुई तो पार्थासारथी साहब ने बोला, और मैं पीछे बैठा था जी। कोर कमांडर साहब ने पीछे बैठा। मैं जब जाता था तो वो टूर नोट्स या मिनट्स ऑफ कॉन्फ्रेंस, और उनका स्टाइल था कि जो मेरे साथ जाता है, जैसे मैं जाता हूँ, मैं डायरेक्टली उनके पास लेके आऊँगा, चेन ऑफ कमांड के थ्रू नहीं आएगा। ही टोल्ड मी इट चेंजेस द मीनिंग। जो मैं बोला हूँ तुम जानते हो ना कि बीच वाले जो वहाँ मौजूद। बड़ा अच्छा स्टाइल था वो मेरी एक सिखलाई रही बाद में। तो उनको पूछा कि भाई, KPS गिल साहब को पूछा था कि भाई टेक ओवर दिस। KPS बोला कि आर्मी शुड टेक ओवर। हाँ, हम तो ऑलरेडी लगे हुए हैं, KPS गिल साहब ने ऐसे बोला। तो जनरल पंडित साहब ने बोला कि दिस इज नॉट आर्मीज जॉब। देखो, करेज ऑफ कन्विक्शन, हिम्मत, करेक्ट एडवाइस देने की, दिस इज नॉट आर्मी जॉब, इट इज पुलिस जॉब। क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ अपराइट मिलिट्री लीडरशिप। एक दो बारी और राउंड हुआ, फिर आया तो पार्थासारथी साहब थोड़ी नाराजगी से बोलते हैं कि जनरल पंडित, आर्मी कैन नॉट एब्डिकेट इट्स रोल। ये उनके एग्जैक्ट वर्ड से, आर्मी कैन नॉट एब्डिकेट इट्स रोल, कि अपनी जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते। स्ट्रॉन्ग लफ्ज़ थे। इंटरनल सिक्योरिटी पहले पुलिस आती है, जैसे कोर कमांडर जनरल PD पंडित साहब, आई टेल यू, ही इज अलाइव इन पुणे, ही इज इन 90s एंड आई एम पेइंग हिम होमेज एंड ऑनर। उन्होंने ये बोला, आर्मी नेवर एब्डिकेट्स इट्स रोल। एज कमांडर it is my responsibility to give right advice। मैं इंग्लिश के वर्ड्स रिपीट कर रहा हूँ जी। The people of Punjab have fought shoulder to shoulder in 1965-71 war in the border area। Army does not want to lose that resource।
कुछ शब्दों में मैं तब्दीली कर रहा हूँगा, बट मैंने एक बिल्कुल है, कहते हैं हमारी रिसोर्स पंजाब की पॉपुलेशन है। जब फायरिंग कर रहे हो, मेरी तोप खाने की गन्स फायर कर रही हैं, वहाँ पे आएंगे वो, दिसंबर का महीना है तो सरसों का साग भी आ रहा है वहाँ पे, मोर्चे भी खोदने में हाथ बता रहे हैं। एमिनेशन आ रही है तो कर रहे हैं। क्या कमाल का एडवाइस था। पार्थासारथी साहब ने कुछ बोला ही नहीं। ही टोल्ड केपी सिंह, केपीएस टेक ओवर, कि पुलिस को बोला और आर्मी अपना बॉर्डर एरियाज का ध्यान रखेगी। हम डिप्लॉय हो सकते हैं पर पुलिस विल डू इट्स रोल, मिलिटेंट्स को जो करना है। देखें, एक नॉट ओनली करेज और कन्विक्शन है, जहां तक हो सके आर्मी को अपना ऑपरेशन और ट्रेनिंग का रोल को सेकेंडरी नहीं करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा मैसेज था उसमें जी। हमें ट्रेन करना है जहां जितनी हद तक हम कर सकते हैं। ये तो 94 के बाद 1994 में जब जनरल जोशी साहब थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उस समय राष्ट्रीय राइफल का कॉन्सेप्ट आया था। मैं उस समय मिलिट्री असिस्टेंट था, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। मुझे मालूम है काफ़ी डिबेट हुई थी, काफ़ी मिनट्स हुए थे कि उसको कैसे होगा, कैसे ऑर्गेनाइज में होगा, हु विल मीट द एक्सपेंडिचर, विल इट बी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, विल बी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ऐसी चीज़ें काफ़ी आई थी। पर उस समय तक नहीं था ये। और अभी भी आप देखें कि पंजाब में राष्ट्रीय राइफल नहीं है, थोड़ी देर के लिए आई थी बीच में। तो आपने मुझे बोला एक स्टाफ ऑफिसर इज फ्रॉम मेमोरी रिकॉलिंग हिज कमांडर, कोर कमांडर फॉर हिज ग्रेट रोल। ये आई थिंक इट्स अ लेसन फॉर ऑल टाइम फॉर सीनियर कमांडर्स टुडे एट द लेवल ऑफ 3 stars एंड अबव, 2 stars एंड अबव, कि जो आपने कंधे हमने डाले हैं रेड टैब्स, they are not only for flying on the car, it is this courage of conviction. Stand up for your nation, stand up for your army and stand up for your men. ये मैसेज है। वैसे आज काफी कमी नजर आती है इस तरह के मैसेजों की। उसके ऊपर मैं ना ही कमेंट करूं तो अच्छा है, क्योंकि कई एग्जाम्पल जो हमें नहीं पता होंगे, हमारे सामने नहीं आ रहे, तो उसके ऊपर हम अगर कमेंट करें। बट अगर ये संदेश कोई सुन रहा है तो देन राइज एंड स्टैंड अप, ये मैं ज़रूर कहूँगा। दैट इज़ माई मैसेज। वी मस्ट स्टैंड अप, वी मस्ट स्टैंड अप for operation role, we must stand up for the welfare of our men. We should stand up for our privileges. जी। हमारा order of precedence, सर, हमारी pay and pensions, सर, ये सब आ जाता है when you have to stand up for your command. हम हर एक चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। आफ्टर ऑल देखो कमांडिंग ऑफिसर का क्या रोल है, 5-6 रोल हैं कि नहीं। एक तो कमांड किया, कंधे पे रैंक डाल दिया। दूसरा क्या है, आपने जवानों ऑफिसर्स के आप प्रमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो कि नहीं। बिल्कुल सर। आप रिपोर्ट लिखते हो, सिविल में ऐसा नहीं है, आप उसको सज़ा भी देते हो जो कसूरवार होता है। आपको एग्जांपल दे दिया। तीसरा है कि पीस स्टेशन में जब हो तो फैमिलीज़ हैं, उनकी अकोमोडेशन अलॉटमेंट, उनकी वेलफेयर, कोई बीमार है उसको हॉस्पिटलाइजेशन, आप अज्यूम करते हो रोल। कौन करता है और किस ऑर्गेनाइजेशन में करता है? इंडियन आर्मी तो खास करके करती जी। हाँ। चौथा है, जब आप ऑपरेशनल एरिया में भी होते हो तो किसी जवान को प्रॉब्लम होता है घर में, वो आप बताता है अपने अहदेदारों को, आपके पास आती है, उसको आप अटेंड करते हो। किसी का पुलिस का केस होता है, मल्टीफेरियस रोल है। एंड उस समय कमांडिंग ऑफिसर इतनी ज़्यादा अटेंशन पे करता है, तो जब आप ऊपर जा रहे हो तो उसको अपने आप से अलग नहीं होना, वो आपकी जिम्मेवारी रहती है। जी। और यस, इसमें अब मैं मैसेज देता हूँ, क्या एक कर्नल साहब के साथ वो पुलिस ने मिसबिहेव कर लिया अमृतसर वाले में, और अभी एक ब्रिगेडियर साहब का आया है, एक पटियाला में। हाँ वही, हाँ पटियाला, पुष्पेंद्र बाग साहब और उसका बेटा। हाँ। और अभी ब्रिगेडियर परमिंदर सिंह जी और उनका बेटा। हाउ आई एम
मैं क्वेश्चन करता हूँ, बाय दिस टाइम उनको परेड कराओ, इंक्वायरी कर दी, ये बता दिया पुलिस को। व्हाट, ये नॉनसेंस है। क्यों हो रहा है ये इस देश में? जो फौज को आपने यहाँ पे किया हुआ है। मेरे को याद है 1997 में जब मैं उधर कर्नल एडमिनिस्ट्रेशन था जी, एक किस्सा हुआ था सुरनकोट में। मीडिया की टीम आई कि ऐसे ऐसे हो गया, बोल रहे जास्ती हो गई। बाद में ब्रीफिंग हो रही थी नेव हेडक्वार्टर ऑप्स रूम में, ब्रीफिंग हो रही थी मीडिया वालों की। बोल रहे फौज ने ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, अंग्रेज़ी सब बोलते हैं अच्छी तरह। जब और मैं तो कर्नल एडमिनिस्ट्रेशन था, कर्नल GS ऑपरेशन रोल वाले भी होते हैं, GOC साहब होते हैं जी। तो मैं उनकी बात सुन रहा था, तो मैं एक्सप्रेस किया अपने आप को। और एक लेडी उनमें से थी, ज़्यादा ही फ़ौज को कंडेम करे, हमने देखा किसी ने शेव नहीं किया हुआ। और आई सेड, मैडम, यू आर ट्राइंग टू फाइंड फॉल्ट्स विद द आर्मी, यू आर सेइंग शेवन, गो एंड लिव फॉर 2 hours व्हेन फायरिंग इज ऑन। मैं कहा, पार्डन मी, remove the army from J&K, then you will know कि where you need the army. कहती है, कर्नल you're using very strong words. जोशी साहब ही बोले, कहते, मैं कहा, yes, don't try to degrade the army and their role. ये 97-98 की बात है। हमने भी कुछ अपने सीनियर से सीखा है, दैट करेज ऑफ कन्विक्शन। चलो छोटी सी बात अभी है, बट जो हमने ये बोल रहे हैं, हाउ, क्यों हो रहा है ऐसे? आई गॉट स्ट्रॉन्ग फीलिंग। हम वर्दी किस लिए डालें? इसलिए। और सर्विंग, इट्स नॉट ऑन। यस, आवर सीनियर कमांडर शुड स्टैंड अप वेरी स्ट्रांगली। व्हाट इंक्वायरीज, एक्शन शुड बी इमीडिएट। जिस तरीके से हम यूनिट के अंदर अगर कोई गलती होती है तो एक एग्जेम्पलरी पनिशमेंट देते हैं ताकि आगे कोई हिम्मत ना करे, रिपीट ना करे। एब्सोल्युटली। तो उसी तरीके से जिस तरीके से आज अपनी जवानों के साथ, सिपाही से लेके ब्रिगेडियर तक, कुछ दिन पहले एक ब्रिगेडियर साहब की डॉटर के साथ बदतमीजी हुई, आए दिन सूबेदार मेजर साहब के साथ बदतमीजी हुई, और एक तो शहीद की वीरांगना के साथ बदतमीजी हुई। तो देखो, आप भी एक सर्विसमैन हैं, मैं भी एक सर्विसमैन हूँ, और हमारे में ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। पहले क्यों नहीं ऐसे हुआ? किसी की हिम्मत नहीं थी। अभी ये क्या हो गया हमारी पॉलिटिकल लाइफ में या पॉलिटी में? ऐसे हो रहे हैं, एक्शन नहीं हो रहा। क्यों नहीं फियर ऑफ गॉड डाला जाता कि आप फौजियों के साथ ऐसे करोगे? वो फौजियों ने क्या किया? अभी आप शराब पी रहे हो एक लिविंग हैबिटेट में, आपको बता रहे हैं कि मत करो, गलत है। तो ऐसे होना है तो अभी पुलिस FIR नहीं लॉन्च कर रही। सर, पुलिस आ भी गई, पुलिस के सामने बदतमीजी हो रही है, मारपीट हो रही है। हाँ। मैडम ने उनसे बोला, हाँ। आपने वर्दी पहनी है, आप करो, तो क्या बोलता है कि वर्दी क्या आपके बाप ने दी है? इस तरह के लफ्ज़। हाँ, मैंने सारा सुना है वो यूट्यूब में, एंड बड़े स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट्स हैं विद इन दी सर्विसेज, जो कि अभी यूनिफॉर्म में हैं इस समय जी, और जो हम वेटरन्स हैं, इसमें बड़ी स्ट्रॉन्ग है। इतनी मैं इस केस में कहूँगा कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अभी दिल्ली के जी, उन्होंने कुछ एक्शन पे लिखे हैं, बट वो एक्शन पे ग्राउंड एक्शन क्या हो रहा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ग्राउंड पे दिखने चाहिए, दिखना चाहिए। और मीडिया को मेरा यही संदेश होगा, उनको सामने मीडिया में उनकी शक्लें दिखाएं। जी। और सर, वहाँ एक चीज़ और नोटिस की होगी, शायद आपने भी देखा होगा, कि जब वो FIR हुई है 45 घंटे के बाद, और उसमें जो गाड़ी का नंबर दिया है वो गलत दिया है, उसको ब्रिगेडियर साहब की मैडम ने करेक्ट करवाया है। तो ये कहीं ना कहीं आगे चल के उसको गुमराह करने का ही एक टैक्टिस है। देखो, ये तो सामने ही है अभी, और क्या इसकी इंटरप्रिटेशन हो सकती है? और यही तो चीज़ है। एक हम बोलते हैं देश की एकता, एक हम बोलते हैं देश की सुरक्षा। तो आपकी सुरक्षा कौन दे रहा है?
सुरक्षा जो दे रहा है वो ये एकता के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये संदेश है मेरा, और जो सुन रहे हैं अपने एक्शन ले सकें तो देश के लिए बेहतरीन ही है। ये कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं हम कन्वे कर रहे हैं, हम एक पॉजिटिव पॉइंट कन्वे कर रहे हैं कि जो आपकी ताकत है, ताकत इज विद योर मिलिट्री प्रोटेक्शन ऑफ द देश एंड नॉट द पुलिस जैसे हम देख रहे हैं। दे नीड टू बी करेक्टेड। पुलिस लॉज ही नहीं अभी तक रिफॉर्म हुए। पुलिस है प्रोटेक्टर ऑफ सिविलियंस एंड अदर्स, तो ये क्यों हो रहा है? शराब पी रहे हैं वहां पे। सो इट रिक्वायर्स करेक्शन। दैट्स ऑल माय मैसेज इज, विदाउट बीइंग अगेंस्ट एनीवन जी, बट यस, जो भी कुछ हो रहा है अच्छा नहीं है। हाँ, इस एग्जाम्पल के तौर पे यस, कई चीजें अच्छी बहुत हो रही हैं, ऐसी भी बात है। नहीं, ये जो हाँ, हो रहा है, एब्सोल्युटली, इस तरीके का जो एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, जो देश की ये तो इसका खात्मा होना चाहिए। एंड आई विल गुजारिश करूंगा अपने सीनियर सर्विंग कमांडर्स को कि इसको बहुत स्ट्रांगली टेकअप करें। अब जरूरत भी है, क्योंकि घटनाएं आए दिन बढ़ती जा रही हैं। यस सर, मेरी एक और जिज्ञासा है जानने की कि आर्टिलरी को जो बाहर वाले हैं वो गन्स और फायर पावर से जोड़ते हैं, लेकिन असली में आर्टिलरी कितना मैटर करती है हमारी डिफेंस में, हमारी आर्मी जो अभी है, उसके बारे में आप थोड़ा सा प्रकाश डालें, क्योंकि आप आर्टिलरी से हैं। देखें, आर्टिलरी, अगर मैं स्टैलिन को कोट करूं, जो कि यूएसएसआर के सुप्रीमो थे, जी, उन्होंने बोला कि आर्टिलरी इज़ द गॉड ऑफ वॉर। कि लड़ाई में बस आर्टिलरी तोप खाना ही है। एक किंग फ्रेडरिक थे, उन्होंने बोला आर्टिलरी इज द की टू द किंगडम, कि चाबी है राज के लिए। जी, आर्टिलरी जो अपने बाहर वाले हैं, उनका तो इम्प्रेशन, जानकारी है ना कि तोप खाना है, बुम 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 जी, कर दिया, तबाही कर दी गोलाबारी से। पर आर्टिलरी असल में क्या है? गोलाबारी तो है, पर आर्टिलरी का रोल क्या है? आर्टिलरी एक बड़े तोपखाने गिने जाते हैं, गन्स। पुराने ज़माने में आप जानते हो ना, कैनन्स बोलते थे। जी, हमारे देश में महाराणा रंजीत सिंह की भी थी, टिप्पू सुल्तान की भी थी, मराठास की भी थी अपनी अपनी आर्टिलरी। तो वो गन्स, कैनन से फिर गन्स बन गई। 25 पाउंडर के बारे में आपको मैंने जिक्र किया था, किंग ऑफ गन्स। और फिर बन गए मोटर्स भी आई। हमारे पास 120 मिलीमीटर मोटर्स होती थी, 160 मिलीमीटर मोटर भी हमारे पास रही है, इजरायली की थी वो। और हाउट्ज़र आ गए, सर, अभी हमारे पास 155 मिलीमीटर हाउट्ज़र हैं। उसके आगे और स्टेपिंग हो गया कि दर्शक जानेंगे कि अभी रॉकेट्स और मिसाइल्स हैं, वो भी आर्टिलरी का हिस्सा हैं। सर, और जब मैं मिसाइल्स का बोलूँगा तो ब्रह्मोस मिसाइल भी आर्टिलरी की है। और सिंदूर के बाद जो 290 किलोमीटर थी, अभी वो बोला कि हम 800 किलोमीटर तक ले जाएंगे ब्रह्मोस की रेंज। तो आर्टिलरी की जो रीच है, डेप्थ, गहराई तक जाएगा टारगेट एरिया में, वो आर्टिलरी की जिम्मेवारी आ रही है। ये है आर्टिलरी, मैं बताऊंगा मोटे मोटे शब्दों में। पर आर्टिलरी सिर्फ तोपे नहीं है। आर्टिलरी गन इज़ द अल्टीमेट, बट उसके साथ क्या चलता है? एक आपके होते हैं फायर कंट्रोल सिस्टम, जो आपकी कमांड पोस्ट होती है, सारा डेटा वर्कआउट करते हैं। जब डेटा वर्कआउट करते हैं, उसमें आप वेदर, ये मौसम का, जिसको हम मीटरोलॉजी बोलते हैं, वो करेक्शन लगाते हैं। कुछ शेल्स की करेक्शंस होती है, ड्रिफ्ट, वो लगाते हैं। वो सब कमांड पोस्ट एक साइंटिफिक तरीका है। आर्टिलरी एक साइंस भी है, आर्टिलरी एम्प्लॉयमेंट एक आर्ट भी है, और आर्टिलरी एक सिस्टम भी है। और जो मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ वो सिस्टम है। तो फायर कंट्रोल सिस्टम, आपके फिर सर्वे सिस्टम होते हैं, ये सारा इंक्लूडेड होता है। फिर आपके पास आजकल ISR, सैटेलाइट,
वो सारे आपको कंट्रीब्यूट करते हैं। IS इंटेलिजेंस, सर्विस, रिकॉग्निशंस, जो जो आपके पास सिस्टम है आप सब इंक्लूड करते हो कि जो टारगेट है उसको हमने कैसे कोऑर्डिनेट्स बारीकी से जितने भी एक्यूरेसी से निकाल सकते हैं निकालने हैं। सो क्योंकि आर्टिलरी की स्टोरी अगर मैं 1971 की लड़ाई में जाऊंगा, जो कि मैंने उस समय सर्विस में था, तो उस समय एरिया वेपन कितना जाएगा, उस समय भी हमारे पास प्रिसिशन टारगेटिंग होती थी, पर टेक्नोलॉजी उतनी माहिर नहीं थी। अभी वो हो गई है, तो अभी एक्यूरेसी, प्रिसिशन ज़्यादा महत्व रख रही है, और वो हमारे पास आ गया बिकॉज ऑफ दीज सिस्टम्स। ISR, ड्रोन्स, UAVs, ये सारे कंट्रीब्यूट करते हैं। उसके अलावा आर्टिलरी का देखें, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन आजकल फेवरेट वर्ड है जी। तो उसमें क्या है, आपके पास गाड़ी हैं, उसको सस्टेन करना, गन ट्रैक्टर्स हैं, ये तोपें मूव करती हैं ना, गाड़ियों पे मूव करती हैं सर। हाथों से नहीं जाती, ये तो बड़ी बड़ी तोपें होती हैं, जी। उनकी मेंटेनेंस, उसकी वो कंट्रीब्यूट करते हैं। एम्यूनिशन सप्लाई, एम्यूनिशन रिप्लेनिशमेंट, एम्यूनिशन गन के ऊपर हो। अगर एम्यूनिशन नहीं है, अगर वो गोला नहीं है, तो फिर कौन फायर करेगा? तो वेपन ऑफ आर्टिलरी है ना, जो वेपन ऑफ आर्टिलरी बोलते हैं शेल है, जी। नॉट द गन। गन इज द अल्टीमेट डिलीवरर। अगर एम्यूनिशन नहीं है तो फिर आप अपने आर्टिलरी गन जो भी है ये एक किसी म्यूजियम में भी रख सकते हो कि बता सकते हो इस लड़ाई में उसने हिस्सा लिया था। तो ये सारे कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये दर्शक जानेंगे, व्यूअर्स जानेंगे कि आर्टिलरी का ये ऑल सिस्टम जो है ना, इट्स अ कॉम्बिनेशनल सिस्टम, अल्टीमेटली वो फिर गन फायर करती है। और आजकल क्या है, डिजिटल नेटवर्क आ गया है, नेटवर्क सेंट्रिक सिस्टम आ गया है। सो कंप्यूटराइजेशन वो सारा इनकॉर्पोरेट होता है। जो पुरानी गन्स थी उसके साथ अगर मैं कंपेयर करूंगा और आज की जो गन्स आ रही हैं उसमें ऑटोमेशन बहुत ज़्यादा है जी। एक ज़माने में गोले आप हाथों के साथ कर रहे थे, अभी ऑटोमेशन के साथ जाते भी हैं बैरल के अंदर। तो ये सारा सिस्टम एक आर्टिलरी का है। तो ऑब्जर्वेशन करनी है आपने, मैंने ISR बोला, सर्वेलेंस एंड टारगेट एक्विजिशन एक और सिस्टम है जो कि सर्वेलेंस करता है, और हमारा जो ऑपरेशन एंड होता है जिस इन्फेंट्री और आर्मर्ड कोर टैंक्स के साथ हम होते हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं गोला कहाँ पे लाना है, वो डेटा वर्कआउट करते हैं। सो मैंने बोला ना सिस्टम, मैंने बोला साइंस, आर्ट एंड सिस्टम, ये तीन चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं टू आर्टिलरी एज अ बैटल फील्ड विनिंग आर्म एंड आर्म ऑफ डिसीजन। आजकल आर्टिलरी बैटलफील्ड को शेप करती है। शेप का मतलब कि दूसरे एंड को तोड़ना है, डिस्ट्रॉय करना है, वो करती है ताकि आप जा सकें। ये सिर्फ एयर बम्बार्डमेंट का काम ही नहीं है जी। ये जब क्लोज में आते हैं तो वो करते हैं। अभी एयर बम्बार्डरी ईरान में चल रही है, पर वो जीत नहीं प्राप्त कर सके, बट आर्टिलरी इन कॉम्बिनेशन विद द लैंड फोर्सेस इज द बैटल विनिंग फैक्टर जी। सो तोप खाने का मिसाइल्स और रॉकेट्स आपके पास हैं, 800 किलोमीटर ब्रह्मोस, हमारे पास बड़े पिनाका रॉकेट्स हैं, ये सब आप सुनते होंगे टीवी में। तो ये आप उसके ओहदेदार हो, रिपब्लिक डे परेड में भी आप देखते हो। तो इस आपके मदम के ज़रिया मैं बताऊंगा कि जिन्होंने फौज ज्वाइन करनी है तो आर्टिलरी में आए, तोप खाने के अंदर बड़ी बड़ी चीज़ों के साथ आप डील करोगे, वो छोटे छोटे राइफल्स के साथ नहीं। तो ये हमारी आर्टिलरी है। इसकी आजकल प्रिसिशन, एक्यूरेसी और टाइम ऑन टारगेट बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। एंड सो ब्रॉडली जो ये तोपें हैं, इसमें कौन कितनी चीज़ें आती हैं आपको मैंने सबको कन्वे किया। मैं समझता हूँ कि व्यूअर्स को ज़रा इसकी बेटर नॉलेज हो जाएगी। व्यूअर्स तो ऑलरेडी सर संदूर में देख भी चुके हैं। हाँ बिल्कुल, देखें ना, इस टाइम आर्टिलरी जो JNK में बहुत ही घातक तरीके से पेश आई है। आपने मीडिया में देखा होगा कि उरी और पुंछ सेक्टर में बहुत घातक फायरिंग हुई है। और मेरा विचार था कि और भी हमें ठोकना चाहिए था,
राइट वर्ड है, ठोकना चाहिए था और गहराई में ठोकना चाहिए था। तभी ये सबक सीखता है जो हमारा ये पड़ोसी है। पड़ोसी है। ये हमारे पड़ोसी को कई सबक सिखाते आए हैं पर भूल जाता है। अभी प्रसादा मिलना बाकी है। थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल, चूड़ी टाइट करने की जरूरत है। बिल्कुल जी। सर, बड़ी अच्छी जानकारी आपने दी, लेकिन एक पीड़ा होती है जब एक गनर आपके, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, बोफोर्स को डिसमेंटल करके और फिर चोटी पे ले जाके असेंबल कर देता है। इतनी काबिलियत रखती है हमारी फौज, जवान, अधिकारी। लेकिन जब वही लोग सिविल में आ जाते हैं पोस्ट रिटायरमेंट, तो हमारा सिस्टम सिक्योरिटी की उनसे उम्मीद करता है, उनके इंटेलिजेंस को, उनकी कैपेबिलिटी को, उसको इस्तेमाल नहीं करता। इसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, आपने सिर्फ एक बॉफर्स का मिसाल दिया है, आर्टिलरी का दिया है। ये पूरी फौज के लिए सर एग्जैक्टली। सबसे पहले रीसेटलमेंट जो आप बोलते हैं, इसकी बहुत ज़रूरत है। सरकार को 80 साल में एक्स सर्विसमैन को सुटेबली रीसेटल करना अभी तक अपनाना नहीं आया। अग्निपथ स्कीम आई, उसमें भी आपने बोला 40,000 देंगे और इतना अमाउंट मिलेगा और उसको सूटेबली रिहैबिलिटेट करेंगे। प्राइवेट कंपनीज भी लाइक टाटास का नाम आया कि उनको एम्प्लॉय करेंगे। किसी पॉलिटिशियन ने ये भी बोला कि चपरासी का काम भी कर सकते हैं। कितना ये शर्म की बात है, ये दुखद की बात है कि ऐसे बोले आप अपने, जिन्होंने आपको अपने कंधों पे खड़ा करके रखा है कि ये आप बोल सकते हैं ऐसे शब्द, क्योंकि आप एक अलग पावर में हैं। मेरा संदेश यही है, अपनी फ़ौज और अपने पेंशनर्स को अपनाएं। वो आपके असेट हैं, आपके वही फोर्स मल्टीप्लायर हैं, वही है जो दूसरी दुनिया काम करेगी 1 महीने में, ये आप काम करके देंगे 2 दिन के अंदर। बिल्कुल। और यही है वो जो आप इनको अपनाएंगे, इनको ओहदेदार बनाएं, तो ये जो दुर्घटना हो रही हैं ये सही करेंगे और पुलिस को भी सिखलाई दे सकते हैं। तो यस, आपने ये जो विचार किया है, आपने बोला सिक्योरिटी, चलो ठीक है, सिक्योरिटी हमारा है कि वी आर गुड एट इट, सिंसियरली काम करते हैं। बहुत जो सेंसिटिव वाइटल एरियाज, वाइटल ग्राउंड्स हैं, वहाँ पे इस्तेमाल करो हमारे एक्स सर्विसमैन में। आपने वो VAs VAPs का मैंने जिक्र भी किया था, J&K का किया, तो बाकी देश के लिए भी वो उतनी अच्छी सर्विस दे सकते हैं। विजिलेंट्स बोलते हैं ना उनको इंग्लिश में, तो सूटेबली उनको एम्प्लॉय कर सकते हैं। और आने वाले समय में जैसे ये जो सेलेक्ट नहीं होंगे, अग्निवीर बताया गया कि उनको अब्जॉर्ब करेंगे, उनको डिप्लोमा वगैरह भी करा रहे हैं। जी। अभी फर्स्ट सेट ये बाहर निकल रहे हैं, देखते हैं कि कैसे इनकी रीसेटलमेंट होती है, क्योंकि ये जवान है, ये बिल्कुल ही जवान है, और जो पहले थे वो नहीं थे। और इसमें सरकार ने भी कुछ ऐसे संदेश या हुक्म पास किए हैं कि एम्प्लॉय करें इनको। तो देखते हैं अभी कैसे होता है कि तब्दीली आती है धरातल पे, क्या हाँ, इम्प्लीमेंटेशन। तब्दीली कैसे आती है, कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगी। मुझे याद है जिस दिन अग्निपथ स्कीम अनाउंस हुई थी, मैं अग्निपथ में आ गया हूँ। जी जी। बाकी तो आपने तो उस दिन मैं इनवाइटेड था, आर्मी हेडक्वार्टर साउथ ब्लॉक में ब्रीफिंग हुई थी, जिसमें सारे सर्विस चीफ्स भी प्रेजेंट थे और सीनियर ओहदेदार सारे। तो हम कुछ 35-40 रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर्स को उन्होंने बुलाया था, तो उसमें मैं फॉर्चुनेटली एक हिस्सेदार था उस ब्रीफिंग के अंदर। तो मैंने भी कुछ सवाल भी किए थे, कुछ कंट्रीब्यूट भी किया था, और जनरल पांडे साहब चीफ थे, उनके साथ मेरी बात भी हुई थी। और मैंने यही बोला कि जो बैलेंस ड्रेन आउट होएगा उनका कैसे ध्यान रखा जाएगा। तो उन्होंने, मेरे जनरल पांडे साहब ने बोला कि मैंने प्रधानमंत्री साहब से बात की है
उन्होंने भी ये बोला कि मेरे जहन में ये बड़ी टॉप प्रायोरिटी है। और दूसरा उन्होंने ये भी बोला था कि 2 साल के बाद कुछ फ्लेक्सिबिलिटी के साथ रिफॉर्म जो करना है स्कीम में वो करेंगे। तो इतना अगर आर्मी अध्यक्ष ने मुझे 1 to 1 बताया है जी। और प्रधानमंत्री का कंसर्न एक्सप्रेस किया है, तो ज़रूरी बात है कि मैं उस सेंटीमेंट को, उस विचार को अपने दर्शकों को भी पेश करूं कि उनके विचार में, जहन में रीसेटलमेंट बड़े एक टॉप प्रायोरिटी है। और ये आने वाले समय, अगले 2 साल में हमें पता लग जाएगा कि कैसे अब्जॉर्ब हुआ है। यस, बाकी जगह हमें कैसे अब्जॉर्ब करना चाहिए। हमारी डायरेक्टरेट ऑफ रीसेटलमेंट है, वो भी कुछ कर रहे हैं। आपने अभी सैनिक वेलफेयर का किया, आप भी कुछ मदद कर रहे होंगे सर। तो किस हद का। और दूसरा है कि हमारे जो हैं उनको भी ज़रा आगे बढ़ना है। ज़्यादातर ये जो ज़्यादातर पे जो पेंशनर हैं अपने गांव में रहना चाहते हैं सर। तो फिर वो भी मुश्किलात है ना, क्योंकि और उनका भी विचार ठीक है। सारी ज़िंदगी जो थी 18, 20, 25 साल फैमिली के बिना रहे, अभी वो भी रहे। तो ये 2-3 चीज़ें का ज़रा तालमेल होना बिठाना है। हाँ सर, मैं अब काफ़ी हमारी चर्चा चली, एक थोड़ा सा अलग हट के कुछ आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत और न्यू इंडिया, आजकल ये कंसेप्ट है, चल रहा है, बड़ा अच्छा है। आप इसे कैसे देखते हैं? बहुत ही बेहतरीन एक विजन बोलते हैं, दूरदृष्टि सर। देश को दी गई है। दूरदृष्टि का टारगेट टाइमलाइन दिया गया है। 100 साल स्वतंत्रता तक है, इंडिपेंडेंस 2047 एम सेट किया गया है। अगर इसके साथ मैंने किसी देश को और को कंपेयर करना है तो चाइना के साथ कंपेयर करूंगा। माओ जेडुंग 1949 में जब राज किया उन्होंने अपनी रेवोल्यूशन के बाद, उन्होंने 100 इयर्स का बोला था कि चाइना शुड बी नंबर 1 नेशन इन द वर्ल्ड। चीन सिर्फ उससे 23 साल दूर है, दुनिया को हिला के रखा है, दुनिया में प्रोवाइडर है, दुनिया में उनके कई ब्रांड्स हैं कि उसके नहीं मिलेंगे तो आप में कष्ट आ जाएगा। सर। विजन, वो भी सिविलाइजेशन स्टेट है, हम भी है, हमारे उनके साथ डिफरेंसेस हैं, हम एडवर्सरीज हैं। पर अच्छा पॉइंट आइडेंटिफाई करना अपने एडवर्सरी स्टेट से भी एक अच्छा सबक है, जो मेरा एम हमेशा होता है, सबक और लेसन। सो भारत को ये जो दिया गया है, पर ये दिया गया है अभी पिछले 10 साल के करीब, 12 साल के पहले। तो बाकियों क्यों नहीं दिया? ये एक विजन स्टेटमेंट है ना जी, एक इरादा है। देखो इन्फेंट्री में भी एक, और हम अकेडमी होते हैं ना, पेट्रोल लीडर बनते हैं, हम ब्रीफिंग करते हैं, पेट्रोल ने आज जाना है, तादाद होती है 1 या 3 या 1 या 6, वो बोलता है मेरा इरादा क्या है पेट्रोल का, पर इरादा वो मुद्दा पूरा करके आते हैं ना। तो एक देश को विजन दिया है, आपने बोला आत्मनिर्भर, और आत्मनिर्भर हर एक फील्ड में है ना। सबसे पहले हम आत्मनिर्भर हमारी हेल्थ, मेडिकल में भी होना चाहिए जी। आत्मनिर्भर हमारे सोशल इंडिकेटर्स में होना चाहिए देश में, कि एक लेवल पे एक गरीब को हम कैसे उठाएं, वो भी आत्मनिर्भरता है। डिफेंस का तो हमारा आत्मनिर्भर डिफेंस की हम काफ़ी बातें करते हैं सर। तो एक ये विकसित भारत, एक डेवलप्ड नेशन, ओशंस, ये जो महासागर हैं, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, सागर महासागर, ये भी हमारा विकसित भारत कि वी आर डेवलपिंग अपना ओशन स्ट्रेंथ। तो ओशन स्ट्रेंथ हमारी इंडियन नेवी ही नहीं है, हमारी मर्केंटाइल नेवी भी नहीं है, बट हमारे पोर्ट डेवलपमेंट्स भी बहुत ज़रूरी महत्व रखते हैं जी। तो ये भी बहुत है। तो हर एक फील्ड, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेट अ मैन, यू एजुकेट द नेशन। एजुकेशन तो इट इज़ फॉर ईच डिपार्टमेंट देश के अंदर कि हम उसको आगे बढ़ाएं।
घर में पैसे ना लेके जाएं जो हम एलोकेट कर रहे हैं, देशवासियों के लिए लगाएं। ऑलरेडी जिन जो ओहदेदार हैं उनके पास बहुत पैसे हैं, अभी यहाँ पे लगाओ देश के लिए जो अलॉट होता है असली ये। और आत्मनिर्भर डिफेंस, बड़ी अच्छी बात कही सर आपने। देखो फ्रैंकली बात करना है हमने, मैं रिटायर्ड नहीं हूँ, मैंने बोला ना हम रिटायर नहीं होते, हम देश की सर्विस में हैं, हम देश को ताकत भर देखना चाहते हैं। हमने अपना खून बहाया है, हमारे साथियों ने खून बहाया है, ब्लड बॉन्ड, जो ब्लड बॉन्डिंग थे किस लिए कि एक देश मजबूत बने। एक तो होता है ना ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप जो कि सिविल में है, फौज में थोड़ा है। मेरा एक साथी का अगर खून बह रहा है तो मैं उसका खून नहीं बहने दूंगा, मैं साथ जाऊंगा उसके। तो हम उस विचार के हैं, तो उसी नज़रिए से मैं बोल रहा हूँ कि देश को ताकतवर बनाना है हमने। और आत्मनिर्भर डिफेंस हमारे लिए वो बहुत, ये कोई भी देश विश्व का वर्ल्ड पावर नहीं बन सका या बिग पावर जो कि मेजर आर्म्स एक्सपोर्टर, मेजर हथियार को एक्सपोर्ट नहीं करता, उसको बोलते हैं बिग टिकट। सो बिग टिकट में अगर मैं आर्टिलरी वाला हूँ तो मेरे पास अभी एडवांस आर्टिलरी का जो है 8X गन सिस्टम 155 मिलीमीटर जो भारत फोर्ज ने निकाला है, साथ एक और कंपनी के, वर्ल्ड बीटर है, 48 किलोमीटर रेंज है। वो बाबा कल्याणी का है, उनके साथ मैं एक बात कर रहा था एक दिन, मैं कहा 80 किलोमीटर तक आप सोचिए इसको ले जाने के लिए। इसे जनरल आई हैव गॉट विजन टू टेक इट टू 100 किलोमीटर रेंज, इंप्रूविंग एम्यूनिशन सिस्टम्स। ये विकसित भारत का विचार है। ही इज़ वन ऑफ द लीडर्स इन द मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स टुडे। तो ऐसों के साथ अगर बातचीत कर मिलता है तो बड़ी खुशी होती है। आर्टिलरी का बता रहा हूँ, हम पनाका रेजिमेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम ब्रह्मोस एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये हमें दे रहा स्टेटस। सबसे बड़ा मैं समझता हूँ मेरे विचार में कि हम एक एरो इंजन बना लें हमारे देश में। वो समय भी आएगा सर। अभी कमिंस के हम किसमें चले, कावेरी के ऊपर चले हुए थे, कितने सालों से, डोंकीज ईयर्स निकल गए, 40 साल निकल गए, अभी तक हम पहुंच नहीं सके। आई थिंक 80 किलो न्यूटन तक पहुंचे हैं। आने वाले समय में हवाई जहाज़ों के जो 5th-6th जनरेशन की हम बोलते हैं तो हमें चाहिए 108, 112, 120 किलो न्यूटन्स। अब ये अमेरिका के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं कि हमें 404 और 414G इंजन दे दें, कुछ फ्रांस हमें दे रहा है। वो कब आएगा समय कि इस देश में जो कि हमने चंद्रमा के दक्षिण पोल के ऊपर विश्व के नंबर 1 देश निकले, लैंडिंग कर ली, जो हमारी साइंस विज्ञान की इतनी गहराई की नॉलेज विश्व में सामने आई, और शू स्ट्रिंग बजट रुपयों में कर दिया, नॉट करोड़ों के। अमेरिका हिल गया, यहाँ पे विजिट किया बेंगलोर में कि कैसे कर सके आप। अगर देश की इतनी ताकत है तो एरो इंजन और मेटलर्जी में रखा, क्या बात है। इफ वी बिकम विल बी द 6th नेशन, वर्ल्ड विल कम टू अस। ये हमारा ब्रांड हो जाएगा। फिर हम सॉफ्ट पावर का, योगा का ब्रांड जो है वो पीछे रह जाएगा। दूसरे देशों में जाके हम रोड बना देते हैं, हॉस्पिटल बना देते हैं, ऐसे वो पीछे। हार्ड पावर इज माई विकसित भारत एंड हार्ड पावर इज माई आत्मनिर्भर डिफेंस, जिसकी हमने वर्दी डाली है। तो मैं एयरफोर्स का भी, हवाई जहाज़ को बोला है, वैसे मैं बोल रहा हूँ न्यूक्लियर सबमरीन्स के हम बना रहे हैं, शिप्स, वॉरशिप्स हम एक्सपोर्ट करना बने, हमारे मैजागॉन डॉक्स वगैरह ऐसे बनाएं। दैट इज़ माई विजन ऑफ आत्मनिर्भर डिफेंस, विकसित भारत। इकोनॉमी के हम नंबर 4 हैं इस समय, नंबर 3 हम क्लोज इन हो रहे हैं। और नंबर 3 जो है GDP, उसको हमने पर कैपिटा इनकम के साथ इक्वेट करके बढ़ाना है। हमको इसी में हमारी ताकत पड़ती है, और ताकत इसमें भी आती है प्लानिंग में। जैसे ईरान वॉर अभी चली है, एनर्जी का प्रॉब्लम आया, सिर्फ ऑयल का नहीं है, फर्टिलाइज़र का भी है। जब आप दोनों को कंबाइन करोगे तो उसमें क्या है, रोटी कपड़ा मकान में बन जाता है, फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर्स, है ना। तो देश की वो भी मैं कहूँ प्लानिंग का जो विचार है, अच्छा है कि हमें संभाल के रखा हुआ इस समय। जो हमारी स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व है उसको संभाला हुआ है, तो उसमें यही है कि अगर मेरी आत्मनिर्भर, मेरे विकसित
भारत का है, वो कैपेसिटी जो है उसको मैं 74 दिनों से मैं 110-120 दिन तक करूं। तो साथियों, अभी आपने जनरल साहब को सुना। जनरल साहब 100 किलोमीटर से ज़्यादा जर्नी करके आज सैनिक वेलफेयर न्यूज़ के मंच पर आए, सैनिक वेलफेयर न्यूज़ के मंच को गौरवान्वित किया और बेबाकी से खुल के अपने एक्सपीरियंस के जो लिया है 4 दशकों का, उससे भी अधिक उसका अनुभव धरातल पर आपके सामने रख दिया। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है आपको ये पॉडकास्ट सुनने के बाद बहुत मज़ा आएगा और आपको मज़ा आया होगा। अगर आपको पॉडकास्ट अच्छा लगा तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर आप चाहते हो कि जनरल साहब किसी दूसरे टॉपिक पर फिर से बोलें तो आप कमेंट्स बॉक्स में जनरल साहब का नाम और टॉपिक लिख दीजिए। हम फिर सर से अनुरोध करेंगे दोबारा बुलाने के लिए। कैसे भी करें, हम आपके लिए पॉडकास्ट अरेंज करेंगे। तो सर, आपने अपने व्यस्ततम समय से अपना बहुमूल्य समय निकाला, सैनिक वेलफेयर न्यूज़ के मंच पर अपने विचार रखे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपका। मैं दर्शकों को जनरल सल्यूट करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब फौज के अंदर आएँ, तोप खाने के अंदर आएँ, देश को बढ़ाएं ऊपर 2047 विकसित भारत। सर, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।